ऑलराइट गाइस, तो पिछले वीडियो में हम लोग ने MySQL पढ़ा था, MySQL कवर अप किया था, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने MySQL की कवर अप कर ली थी एंड एक बेसिक आपको आ गया होगा अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होगी। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का पार्ट कवर अप करेंगे। दैट मीन्स हम लोगों ने जो चीज़ें छोड़ी है वो चीज़ें इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। पहले पार्ट से ये वीडियो थोड़ा सा एडवांस होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बाकी जैसे स्ट्रिंग के फंक्शंस जो बचे हुए हैं उनको कवर अप करेंगे और भी जो एक्स्ट्रा फंक्शंस बचे हैं उनको कवर अप करेंगे। साथ ही साथ में टेबल्स में फॉरेन कीज़ कैसे बनाते हैं, दो टेबल से डेटा को कैसे फेच करते हैं, जॉइंस, ये सब चीज़ हम लोग कवर अप करेंगे। साथ ही साथ में डेटा को कैसे इंपोर्ट करते हैं, डेटा को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, यूजर्स को कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, यूजर के रोल्स को कैसे मैनेज करते हैं, साथ ही साथ में MySQL डेटाबेस को GUI से कैसे मैनेज करते हैं, वर्कबेंच वगैरह कैसे यूज़ करते हैं। इतनी सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। तो यार पिछले वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाली वीडियो हम लोगों ने कवर अप की थी। एंड अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको MySQL का एडवांस कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। भाई इतना तो समझ में आ जाएगा कि आप डेटाबेस के साथ काम कर रहे हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी भी टाइम को वेस्ट किए। और आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस तरह की अगर आपको वीडियो चाहिए तो अपना नाम, वीडियो कैसे लगी, आप कहाँ से हो, कमेंट स्क्रीन में लिखना मत भूलिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी गाइस, तो अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। क्योंकि यार कोई हम लोग क्वेरी लैंग्वेज पढ़ें, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हम लोग स्ट्रिंग छोड़ दें, गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पे SQL में, MySQL में भी हम स्ट्रिंग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं एंड हम डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग बनाने के लिए। बस आप स्ट्रिंग ऐसा समझ लो कि अगर हमारे पास कई सारे कैरेक्टर हैं और सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में रखें तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। अब स्ट्रिंग के ऊपर हम बहुत सारे मेथड्स भी अवेलेबल है MySQL में जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उन फंक्शंस को यूज़ करके हम स्ट्रिंग के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस थे, आप देख सकते हो ये सारे फंक्शंस थे, वैसे हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग के भी अलग अलग फंक्शंस हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन निकाल के रखे हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास एक लेंथ फंक्शन है जो स्ट्रिंग की लेंथ निकालेगा। इसको कैसे यूज़ करना है, लेट्स यूज़, हम आते हैं यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास सपोज हमें लेंथ यूज़ करना है, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एंड हम यूज़ कर लेंगे लेंथ फंक्शन और यहाँ पे हम अपनी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। जो स्ट्रिंग हम यहाँ पे देंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया लर्न कोड विद दुर्गेश एंड हम एंटर कर देंगे। सो आप देखोगे हमें 23 मिलेगा कि भैया इस स्ट्रिंग में जो लेंथ है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो हमें 23 कैरेक्टर्स आप गिन लो। ठीक है, इवन एलियास भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो एज लेंथ, तो आप यहाँ पे एलियास भी यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे हमें चीज़ें यूज़ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर सकते हैं कभी भी, कोई भी अगर आपको स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है अपने क्वेरी के अंदर ही तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको अपने प्रैक्टिकल इसको एग्जांपल यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे था, हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट टेबल है, इसके अंदर बहुत सारे डेटा है। तो हमें क्या करना है, हमें स्टूडेंट के नेम्स निकालने हैं, साथ ही साथ में उनकी लेंथ निकालनी है कि हर एक स्टूडेंट के नाम में कितने कैरेक्टर्स हैं। तो हम एग्जैक्टली लिखेंगे सेलेक्ट एंड सेलेक्ट में हम यहाँ पे सबसे पहले फेच करेंगे नेम और नेम फेच करेंगे यहाँ स्टूडेंट नेम से एंड देन कॉमा लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम सेलेक्ट लेंथ और यहाँ हम पास कर देंगे लेंथ, हमें सेलेक्ट करनी है नेम की एंड देन हम यहाँ पे एलियास दे देंगे एंड दैट इज अ लेंथ एंड फिर हम लिखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट्स एंटर। ओके, सो यहाँ पे कुछ इशू आ गया, देखते हैं कैसे हम लोग को करना है। तो वैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेरी में एक सेलेक्ट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये वाला सेलेक्ट हम लोग हटाते हैं। डायरेक्टली हम लोग यूज़ करते हैं लेंथ फंक्शन, डायरेक्टली हम लोग लेंथ फंक्शन यूज़ करते हैं, LENGTH लेंथ, एंटर करेंगे। सो आप देखोगे, ठीक है। तो अगर आप एक लेंथ सेलेक्ट लिख चुके हो पहले तो आपको दोबारा इसके अंदर फिर सेलेक्ट लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नेस्टेड क्वेरी नहीं है। ठीक है, सिंपली आप लिखिए सेलेक्ट एंड देन नेम और फिर ये एलियास है एंड देन फिर आप फंक्शन यूज़ करिए डायरेक्टली एंड देन आप एलियास दे दीजिए फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे सारे स्टूडेंट आ गए और उनके नेम में कितने कैरेक्टर्स हैं ये भी आ गए। अंकित कुमार तिवारी में 18 है, हर्ष में फिर 12 है, फिर 18, फिर ऐसे देख सकते हो और गिन सकते हो अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है। आई थिंक आप समझ सकते हो कैसे हमके लेंथ यूज़ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका यूसेज हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे चिपका देते हैं। ठीक है, चिपका देते हैं, जिससे आपको पता तो रहे भाई एग्जाम्पल। देन इसी तरह हम कॉन्कैटिनेट यूज़ कर सकते हैं फॉर कॉन्कैटिनेशन, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए एक साथ। तो आप यूज़ कर सकते हो कॉन्कैटिनेट, आपको पता ही है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन करने के लिए। लेट्स सी द एग्जांपल। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास दो स्ट्रिंग है, लर्न कोड एंड दूसरी स्ट्रिंग है विद दुर्गेश। तो हम सेलेक्ट कॉनकैट यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी पहले स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। सपोज हमारे पास है लर्न एंड कोड एक में है, ठीक है, एंड कॉमा लगा के हम दूसरी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं विद दुर्गेश एक में
एंड आप देख सकते हो आपको यहाँ पे कॉन्कैटेनेशन मिल जाएगा, दैट मीन्स दोनों स्ट्रिंग साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार अगर आप एलियास यूज़ करना चाहो तो आप एलियास भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली बिना एस के भी यूज़ कर सकते हो। कॉन्कैटिनेशन और एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा विद एलियास। तो यहाँ पे टेम्परेरी नेम हमें मिल चुका है और हमारा कॉन्कैटिनेशन हो चुका है। इवन हम एक नई मल्टीपल स्ट्रिंग्स भी दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दे दिया एक स्ट्रिंग जिसमें कुछ एरो ऐसे दे दिया, एंड फिर एक स्ट्रिंग दे दिया हमने यहाँ पे सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब। एंटर करेंगे सो आप देखोगे ये पूरी स्ट्रिंग हमारी कॉन्कैटिनेट होके एक स्ट्रिंग बन जाएगी, मल्टीपल स्ट्रिंग। जहां आपने पास किया था आपको मिली एक स्ट्रिंग। तो जितनी भी स्ट्रिंग आप चाहो कॉपा लगा के पास कर सकते हो। वो कॉन्कैटिनेट या कॉन्कैट फंक्शन क्या करेगा, सारी स्ट्रिंग को मल्टीपल स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करके सिंगल बना देगा। अब इसको आप अपने क्वेरी में यूज़ कर सकते थे, जैसे हमें यहाँ नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद चलो देखते हैं, पहले हम लोग सारी डिटेल सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमें कॉन्कैटिनेट करना है नेम को सिटी के साथ, एरो को यूज़ करके। तो हम एग्जैक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट, एंड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कॉन्कैट, एंड देन यहाँ पे नेम पास कर सकते हैं, कॉमा लगा के, देन अपनी स्ट्रिंग या अपना एरो पास कर सकते हैं, एंड देन कॉमा लगा के हम सिटी पास कर सकते हैं। ठीक है, एंड फ्रॉम उसके बाद हमें यूज़ करना है टेबल। तो हम लिखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट्स। आप देखोगे आपकी स्ट्रिंग पूरी कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। साथ ही साथ में आप कोई ज़रूरी नहीं कि सिटी के बाद आप यहाँ पे एरो यूज़ करके आप फीस भी यूज़ कर सकते हो, कॉमा लगा के यहाँ पे फीस भी यूज़ कर सकते हो। तो आप देखोगे ओके, सो डबल कोट्स मैंने पास कर दिया था इसलिए फीस एज इट इज़ आ गया। तो ये चीज़ आप इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, एंटर करेंगे सो आप देखोगे ये पूरी स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है जिसके अंदर अंकित नेम है, फिर सिटी है, एंड फिर फीस है। यहाँ पे हम एलियास भी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स यूज़ एलियास, लिख देते हैं सिंगल स्ट्रिंग। एंटर करेंगे सो आप देखोगे हमारे पास एलियास विद कॉन्कैटिनेट। इस तरीके से हम फंक्शन यूज़ करते हैं कॉन्कैटिनेट का। इसी तरह बाकी फंक्शन भी है, एल केस टू लोअर केस करने के लिए है एल केस। इसी तरह एक होता है अपर केस, तो अपर केस को अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपर केस टू कैपिटल लेटर्स, इसको भी हम यूज़ करके टेस्ट कर लेते हैं। तो हमें अगर यूज़ करना है एल केस तो हम लिखेंगे एल केस, और अगर हम कोई स्ट्रिंग पास कर सकते हैं स्मॉल लेटर्स में, लर्न कोड विद दुर्गेश, तो ये क्या करेगा, इसने एल केस था तो इसने लोअर में रखा, बट अगर यहीं पे आप कैपिटल लेटर में कुछ पास कर दोगे तो ये क्या करेगा, आप देखोगे उसको भी इसने स्मॉल लेटर कर दिया। सेम उल्टा आप क्या कर सको, क्या कर सकते हो, अपर केस भी यूज़ कर सकते हो। क्या करने के लिए, स्मॉल को कैपिटल में चेंज करने के लिए। सॉरी यू केस। ठीक है, सो आप देखोगे स्मॉल लेटर्स जितने भी हो सारे कैप्स लॉक में चेंज हो गए। इसी तरह आप लोअर केस अपर केस यूज़ कर सकते हो, एल केस अपर केस। तो ये है टू कन्वर्ट इनटू अपर केस। ठीक है, तो इसको एग्जैक्टली आप अपने क्वेरी में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे बाकी हम लोगों ने यूज़ किया। एक यहाँ इंपॉर्टेंट मेथड है या फंक्शन है सब स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो। सब स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, पूरी स्ट्रिंग में से कोई छोटा सा पार्ट निकालने के लिए। तो निकालते कैसे हैं, अपनी पहले ओरिजिनल स्ट्रिंग पास करोगे, फिर कहाँ से निकालना है और कितना लेंथ निकालना है। लेट्स टेक द एग्जांपल। हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा सेलेक्ट, एंड देन हमें सब स्ट्रिंग करना है। एक बार देख लेते हैं एग्जैक्टली, एंड हमें पूरी स्ट्रिंग है हमारी लर्न कोड विद दुर्गेश, ये हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है, एंड निकालना है हमें 0 से स्टार्ट करना है, और हमें चलना है 0 0 1 2 3 4 4 कैरेक्टर्स निकालने हैं। तो हम लगाएंगे यहाँ कॉमा एंड 4 पास कर देंगे। आप देखोगे ओके, सो आई डोंट थिंक कि इसने कुछ निकाला है। लेट्स सी, स्टार्ट 1 कर दें, ज़रा देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एग्जैक्टली। अच्छा, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग आई थिंक 1 से स्टार्ट है। हाँ, 1 से स्टार्ट है, ना कि 0। ये चीज़ याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट है, तो 1 मतलब इसने यहाँ से लिया, L से लिया, LEARN। अगर 5 कर दोगे तो यहाँ 5 कैरेक्टर्स को निकाल देगा। तो 1 से शुरू किया, इसने 5 कैरेक्टर्स निकाल दिया। अगर आप यहाँ कर दोगे 8 तो 1 से शुरू करेगा, 8 कैरेक्टर्स निकालेगा। तो आप सब स्ट्रिंग कर सकते हो। पहले तो आप अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग पास कर दो, एंड देन स्टार्ट पोजीशन, एंड देन कहाँ से कहाँ तक कितने कैरेक्टर्स निकालने ये पास कर दो। तो पहला स्टार्ट है, दूसरा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। तो एक काम करते हैं, इसको हम डाल देते हैं अपने एग्जाम्पल पे। ठीक है, एंड ट्रिम फंक्शन क्या करता है, आगे और पीछे से कोई फर्जी स्पेसेस है तो निकाल देता है। एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे आपके पास स्ट्रिंग है जिसमें आगे भी कुछ स्पेस है, पीछे भी कुछ स्पेस है, तो ट्रिम हम यूज़ करेंगे टू कॉन्कैटिनेट
या सॉरी टू ट्रिम, ट्रिम एंड यहाँ पे सपोज कुछ इस तरह से स्ट्रिंग है, तो ये क्या करेगा, ये देखो ये था आगे स्पेस थी इतनी, पीछे स्पेस थी इतनी, तो इसने क्या किया, इसने आगे की स्पेस और पीछे की स्पेस हटा दिया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे आगे और पीछे की स्पेसेस को हटाने के लिए। तो बाकी जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस हैं वैसे यहाँ भी हैं, ऐसा कुछ नहीं कि अंतर है। रिवर्स क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग को उल्टा कर देगा, सेलेक्ट रिवर्स, और हम अगर यहाँ पास कर दें भैया अपनी स्ट्रिंग LCWD एंड आप धमाल देखोगे DWCL हो गया। ठीक है, इसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं रिवर्स एंड यहाँ हम अपने टेबल का कॉलम पास कर सकते हैं फ्रॉम द स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे आपके सारे कॉलम्स की वैल्यू क्या हो गई, सारे रोज़ की वैल्यू क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम रिवर्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स कॉपी दिस एग्जांपल टू आवर चीट सीट, हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, इसी तरह हम कंपेयर कर सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंपेयर का, क्यों, क्योंकि यार जब कभी आप दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना चाह रहे हो तो एक्जैक्टली जैसे बाकी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास कंपेयर फंक्शन है वैसे यहाँ भी है, strcpm कंपेयर करेगा, और यहाँ दो स्ट्रिंग हम लोग पास कर सकते हैं। कौन कौन सी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। इंपॉर्टेंट बात है कि अगर स्ट्रिंग 1 ये वाली हमारी स्ट्रिंग है, सो लेट्स यूज दिस स्ट्रिंग 1 एंड ये हमारी है स्ट्रिंग 2। तो कभी भी स्ट्रिंग 1 अगर बराबर हुई स्ट्रिंग 2 से, मतलब ये दोनों सेम स्ट्रिंग है, अगर बराबर है तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा 0, ये चीज़ याद रखिएगा। और अगर स्ट्रिंग 1 छोटी है, मतलब पहले आ रही है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दूसरी वाली स्ट्रिंग से, तो ये रिटर्न करेगा -1। और अगर ये स्ट्रिंग बाद में आ रही है या बड़ी है दूसरी स्ट्रिंग से, तो ये रिटर्न करेगा 1। तो -1 और +1 और 0 डिपेंड करेगा कि आपकी स्ट्रिंग str1 और str2 कैसे हैं, छोटी है, बड़ी है या बराबर है। एक बार मैं चेक करता हूँ। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं। तो हम लिखेंगे strcpm और हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे यहाँ AB और एक पास करेंगे AC। ठीक है, एंटर करेंगे। ओके सेलेक्ट strcpm, CPM है, CMP है, नॉट CPM। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, CMP। आप देखोगे -1 से रिटर्न किया, इसका मतलब कहने का मतलब -1 है, मतलब ये स्ट्रिंग छोटी है, ऑब्वियस सी बात है, ये पहले आ रही है, AB पहले आएगा देन AC आएगा। ठीक है, अगर बाई चांस आपने यहाँ पे लिख दिया होता AC के बाद AD लिख दिया होता, तो D अक्षर बाद में आएगा, A तो बराबर है तो A को छोड़ देगा, D और C, तो D बाद में आना चाहिए, मतलब इसका रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, अरे इवन D ही नहीं, यहाँ पे अगर आप ZC कर दोगे तब भी ये पॉजिटिव 1 ही देगा। अगर दोनों स्ट्रिंग बराबर है, सेम है, AB AC, तो ये 0 रिटर्न करेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं, AC तो हमने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया था, आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो, जैसे आप देखना चाहते हो कि भैया अभिनव एंड अभिषेक में कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में, अभिषेक एंटर करेंगे तो आप देखोगे -1, इसका मतलब अभिनव पहले आएगा, ये बाद में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रिंग को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे स्ट्रिंग के जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने MySQL में। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसलिए हमने इसको कवर कर दिया। और ये इंपॉर्टेंट है कभी भी जब आप कॉम्प्लेक्स क्वेरीज बनाओगे, वहाँ पे अगर आपको कुछ मैनिपुलेट करना हुआ स्ट्रिंग में या कुछ निकालना है, इस तरह से और भी फंक्शंस हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं यही फंक्शन है, इस तरह से बहुत सारे फंक्शन है। जैसे हमारे पास पोजीशन नाम से फंक्शन है, रिपीट नाम से फंक्शन है एंड लोकेट नाम से फंक्शन है, ऐसा करके n नंबर ऑफ फंक्शंस है जो हम लोग को यूज़ करना है। बट ये जो थे वो इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शंस थे, इसीलिए हम लोगों ने ये चीज़ कवर की। और गाइस तो यहाँ पे हम लोग कुछ फंक्शंस और देख लेते हैं, और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, हम लोग स्ट्रिंग के फंक्शंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ चुके हैं, बट ये और इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मतलब यहाँ से हम लोग और भी चीज़ें सीखेंगे, और ये फंक्शन कहीं ना कहीं आपको यूज़ हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन फंक्शंस को भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यार आपको पता होना चाहिए चीज़ें कि ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद यूज़ करो ना करो, कब यूज़ आए वो तो आपकी बात है। ठीक है, तो कुछ डेट फंक्शंस देख लेते हैं, देन उसके बाद कुछ हमारे सिस्टम से रिलेटेड फंक्शंस देख लेते हैं। एंड इसी तरह हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस भी होते हैं, अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब चीज़ को निकालने के लिए हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं करंट डेट को निकालने का। एक है कर डेट, CURDATE, इसी तरह करंट टाइम को निकालने का और करंट डेट टाइम दोनों निकालने का। सो लेट्स ट्राई इट आउट। हम आते हैं यहाँ पे, अगर आपको करंट डेट चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो सेलेक्ट कर डेट वाला फंक्शन। जैसे आप कर डेट फंक्शन यूज़ करोगे आपको करंट डेट मिल जाएगी। इसका जो फॉर्मेट होगा वो ईयर है, देन मंथ है एंड देन डेट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका आप यूज़ करने का तरीका यही है। हाँ, लेट्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे देते हैं चिपका एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, ये हमारा आ गया एग्जाम्पल डेट का। इसका जो बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स है वो याद रखिएगा, वाई
देन हमारा MMM, देन हमारा DDD। तो करंट पहले ईयर है, देन मंथ है, एंड देन डेट है। इसी तरह हमें अगर निकालना है, इसको हटा देते भाई, ये किस लिए आ गया, ठीक है। इसी तरह हमें निकालना है करंट टाइम, तो हम लोग करंट टाइम को भी निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे सेलेक्ट COR टाइम, करंट टाइम, और आपको यहाँ पे करंट टाइम मिल जाएगा, ठीक है। 13:11 है, 54 सेकंड है, एंड ये है आर है, देन मिनट है, एंड देन सेकंड्स है, ठीक है। तो अब करंट टाइम भी यहाँ देख सकते हो, निकाल सकते हो। और इसका फॉर्मेट अब आप लोग समझ ही गए होगे, मुझे बताने की आई डोंट थिंक ये ज़रूरत है। तो इसमें यहाँ पर लिख देता हूँ इसका भी सिंटेक्स, जिससे आपको चीज़ें समझ में कैसे हम लोगों ने इसको यूज़ किया, ठीक है। नाउ जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा करंट डेट एंड टाइम, दोनों डेट और टाइम दोनों रिटर्न करेगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे अगर आप लिखते हो सेलेक्ट नाउ, एंटर कर देते हो, तो आपको यहाँ पे डेट के साथ टाइम मिल जाएगा, और फॉर्मेट वही है। तो आई थिंक आप समझ गए। तो कभी भी आपको क्वेरी में आपको करंट डेट टाइम वगैरह इंक्लूड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, नाउ फंक्शन यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आपको टाइम इंक्लूड करना है तो कर टाइम यूज़ कर सकते हो, एंड अगर आपको सिर्फ डेट यूज़ करना है तो कर डेट यूज़ कर सकते हो। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। वैसे तो बाकी और भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसे अगर आपको ईयर चाहिए तो आपको ईयर नाम से फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ईयर नाम से फंक्शन है कि नहीं है, आई डोंट थिंक, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे ये जो ईयर फंक्शन है वो एग्जैक्टली हमारी डेट लेगा, कोई भी डेट, करंट डेट भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। जैसे हम लिख देते हैं कर डेट, तो आप देखोगे करंट डेट मिल जाएगा। तो जो ईयर फंक्शन है वो डेट लेगा और उसमें से ईयर वाला पार्ट आपको रिटर्न करेगा। इसी तरह डेट है, वो डेट नाम से जो फंक्शन है वो डेट लेगा, वो करंट उसमें से डेट निकाल के देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी डेट पा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है यही डेट यहाँ है वही पास करो, ठीक है। आप यहाँ पे फॉर्मेट बस वही होना चाहिए, और आप यहाँ डेट पास कर सकते हो। जैसे मैंने पास कर दिया 2019 डैश, फिर महीना है 12 डैश, तारीख है 11, तो ये उसमें से ईयर निकाल के दे देगा। तो ऐसे करके फंक्शन है यार। अब सारी चीज़ें तो सीखना कहने का मतलब है ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है यार। डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दी, करंट डेट करंट टाइम, और कैसे करंट डेट टाइम दोनों निकालोगे। इसी तरह एक फंक्शन है इफ़, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कई बार जब आप क्वेरी लिखोगे तो यहाँ पे ये यूज़ करना पड़ेगा आपको, ये फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा क्वेरी के अंदर। तो ये इफ़ जो है वो काम ऐसे करता है, आपने यहाँ पे एक कंडीशन लिखनी है। अगर ये टेस्ट, ये वाली जो कंडीशन है ये हम टेस्ट करते हैं और ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली वैल्यू रिटर्न होगी, अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाली वैल्यू रिटर्न होती है, ठीक है। ये रिटर्न करेगा यस को रिटर्न करेगा इफ टेस्ट ट्रू। अगर टेस्ट की वैल्यू ट्रू है तो ये ऐसा रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये नो रिटर्न कर देगा। लेट्स एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सपोज आपने लिखा सेलेक्ट और यहाँ पे लिख दिया इफ में आपको कंडीशन देनी, तो मैंने कहा 3 इज लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू है तो हम लिख देते हैं यस, एंड देन हम यहाँ लिख देते हैं नो, एंड अगर हम एंटर करते हैं तो आपको मिलेगा यस, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू थी। 4 इज लेस देन 5, भैया ऑब्वियस बात 4 छोटा है ना आप देख लो, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। 4 छोटा है तो उसने ये वाला पहला वाला आर्गुमेंट रिटर्न किया। अगर ये वैल्यू फॉल्स होती तो इसने ये नो रिटर्न करता है। लेट्स ट्राई इट आउट, वो भी देख लेते हैं। तो अब देखते हैं, आप बताओ भाई 10 छोटा है 5 से, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमें मिलेगा नो। आप देख लो यहाँ पे, तो ये इसी हिसाब से ही काम करेगा इफ़। अब ये कह सकते हैं कि इसको बहुत बार आपको यूज़ करने की ज़रूरत होगी। हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स में आपको दिखाता भी हूँ। अपने क्वेरी को यूज़ करके हम लोग इसको हल्का सा अंदर कर देते हैं, सॉरी, ठीक है। सो अब हम लोग इसको अपने क्वेरी में यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो डेटा है वो है स्टूडेंट्स। हमें यहाँ पे देखना है कि अगर हमें यहाँ पे देखना है कि भाई अगर फीस की वैल्यू 2000 से कम है दैट मीन्स नो ड्यू है, और 2000 से ज़्यादा है दैट मीन्स ड्यू है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट और नेम निकाल लेते हैं, एंड देन फीस निकाल लेते हैं, एंड देन हम निकालेंगे यहाँ पे इफ़ अगर फीस की वैल्यू इज लेस देन 2000 है, ठीक है, तो हम कहेंगे नो ड्यू। एल्स 2000 से अगर बड़ी है, मतलब 2000 नहीं होती, तो हम कहेंगे फीस ड्यू, बस ड्यू लिख दो। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी फ्रॉम स्टूडेंट्स एंटर कर देंगे। सो आप देखोगे कोई भी ऐसी फीस नहीं है जो 2000 से छोटी हो। तो इसको हम लोग क्या करते हैं यार, इसको हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा चीज़ों को समझने के लिए, यहाँ पे कंडीशन को 3200 कर देते हैं, बस ऐसे ही समझने के लिए। तो आप देखोगे यहाँ पे ओके, सो कुछ गलत हो रहा है, नो ड्यू, सारी फीस भैया छोटी है, ठीक है। तो कंडीशन में रिवर्स करने जा रहा हूँ, काम करते हैं, इसको कर देते हैं ग्रेटर देन। तो अगर फीस 3200 से बड़ी है दैट मीन्स हैव टू पे, यहाँ पे लिखते हैं हैव टू
पे एंड नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, सो आप देख सकते हो अभी भी सबका नॉट रिक्वायर्ड आ रहा है, क्योंकि क्या है कि ओके फीस इज ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन 32,000 है, तो नॉट रिक्वायर्ड ऑब्वियसली बात है, सारी फीस इतनी है। ठीक है, तो यार हम लोग करते हैं कुछ ऐसा, हम लोग करते हैं, ये कंडीशन हम लोग लग रहा है गलत लगा रहे हैं, हम लोग करते हैं अगर फीस हमारी ग्रेटर देन है 3200 नॉट 1000 एग्जैक्टली, आप समझ में आए। तो ये कंडीशन हम लोग गलत लगा रहे थे, यहाँ पे नंबर ही गलत लिख रहे थे, तो वो सब ऑब्वियसली बात दिक्कत हो जा रही थी। अब आप देखो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंडीशन क्या कह रही है, फीस की वैल्यू अगर 3200 से ज़्यादा है, अगर ये वैल्यू ट्रू हो गई है तो हैव टू पे आएगा, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड आएगा। तो यहाँ पे फीस की वैल्यू 3000 है, जो कि 3000 3200 से बड़ा नहीं है, तो नॉट रिक्वायर्ड आ गया। फिर 3000 नहीं बढ़ा है, नॉट रिक्वायर्ड, 3000 नहीं बढ़ा, नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन जब 4000 आएगा तो 4000 3200 से बड़ा है, दैट मीन्स ये वाली कंडीशन प्रिंट होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी और ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी, हैव टू पे। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं एलियास भी, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं यार स्टेटस। तो आप देख सकते हो ये जो टेबल आउटपुट आ रही है वो एग्जैक्टली आपके क्वेरी की वजह से आई है। एक्चुअली डेटा स्टोर नहीं है आपके, ऐसा डेटा स्टोर नहीं है आपके बैकएंड में। बैकएंड में तो सिर्फ फीस रखी है, लेकिन ये कॉलम आपने एक्स्ट्रा ऐड किया विद द हेल्प ऑफ दीज फंक्शंस। तो ये फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हो। तो बस मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जांपल के तौर पे चिपकाता हूँ यहाँ से एंड चिपकाता हूँ। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल तो डाल ही दिया, कोई दिक्कत। इसी तरह इफ नल है, ये फंक्शन क्या करता है, अगर जो आपने वैल्यू पास की वो नल पास की है तब तो ये कंडीशन रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो अपनी खुद की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, देखिए जैसे आपने यहाँ लिखा सेलेक्ट और इफ नल, ये नल को टेस्ट करेगा बेसिकली। तो हमने कहा चलो भाई ये नल पास कर देते हैं, नल मतलब पानी पीने वाला नल नहीं है, और यहाँ पास कर देते हैं lcwd.com, एंटर किया। सो आप देख सकते हो यहाँ पे नल है, तो ऑब्वियसली बात इसने अपनी वैल्यू रिटर्न की, दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो गई। इफ नल का मतलब अगर पहला आर्गुमेंट नल है तो दूसरा वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। अगर ये नल नहीं होता, लेट सपोज यहाँ पे होता टाइगर, एंटर किया, तो अगर ये वैल्यू इफ नल क्या करेगा, अगर ये वैल्यू नल नहीं हुई तो वो खुद वही वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो अगर वैल्यू नल नहीं है, टाइगर है, तो टाइगर रिटर्न हो जाएगा। अगर ये वैल्यू नल होती तो ये वाला वैल्यू सेकेंड आर्गुमेंट रिटर्न होता, इस हिसाब से काम होता। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी चिपका देते हैं, यहाँ से उठाते हैं एंड इसको भी हम लोग यहाँ पे चिपका देते हैं, ज़रूरी है भाई। ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा हम टैप की हेल्प से ले चलते हैं आगे। ठीक है, तो चीट सीट भी हम लोग डाल दे रहे हैं, बना दे रहे हैं भाई आपके लिए। ठीक है, डेटाबेस रिटर्न करेगा करंट डेटाबेस, इसी तरह वर्जन रिटर्न करेगा अपने डेटाबेस का वर्जन, एंड यूजर रिटर्न करेगा करंट डेटाबेस। लेट्स सी, हम लोग को कभी भी अगर क्वेरी लिखते समय ज़रूरत पड़ जाती है कौन से डेटाबेस के अंदर आप काम कर रहे हो, तो आप यूज़ कर सकते हो सेलेक्ट डेटाबेस, तो ये रिटर्न कर देगा करंट डेटाबेस। अभी हम लोग किस डेटाबेस में हैं, बूट कोर्स के अंदर हैं। ठीक है, तो जिस डेटाबेस के अंदर आप टेबल्स बना रहे हो वो डेटाबेस यहाँ पे मिल जाएगा, परफेक्ट है। इसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट वर्जन, जो डेटाबेस का वर्जन होगा वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, समझ गया। वर्जन यूज़ कर सकते हैं 8.0.27, आपका हो सकता है कोई और वर्जन हो। ठीक है, इसी तरह हम सेलेक्ट एंड वर्जन के बाद हम लोग डेटाबेस हो गया, वर्जन हो गया, इस तरह हम यूज़र भी निकाल सकते हैं, कौन सा यूज़र हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो यूज़र की स्पेलिंग गलत हो गई, आई थिंक यूज़र। तो हमारे पास रूट है @localhost, इनको हम एक साथ भी सब एक टेबल में प्रिंट कर सकते हैं। हमने कहा चलो भैया हम डेटाबेस पहले लेते हैं, देन डेटाबेस बेस। ठीक है, एंड देन हम वर्जन लेंगे, एंड देन हम यूज़र लेंगे। तो आप देख सकते हो हमने एक टेबल में चीज़ें प्रिंट कर दी हैं। इवन आप एलियास यूज़ करके और अच्छे से प्रिंट कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे db, एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे वर्जन, एंड देन हम लिखेंगे यूज़र, एंटर करेंगे। सो आप देखोगे ये रहा हमारा डेटाबेस ने रिटर्न किया डेटाबेस, वर्जन रिटर्न किया वर्जन, एंड यूज़र ने रिटर्न किया यूज़र। सो इस तरह से हम लोग तीनों का एग्जांपल यहाँ पे हम लोग चिपका देते हैं। सो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। सो आई होप आपको कुछ और फंक्शन समझ में आएंगे। ये फंक्शंस इंपॉर्टेंट थे, नॉट एज अ प्रोजेक्ट जो हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन कहीं भी अगर आप MySQL यूज़ करते हो तो वो फंक्शन रिक्वायर्ड है।
ना अब हम आपको एक असाइनमेंट दे रहे हैं, वो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है। हमारे पास असाइनमेंट जिस तरह ये सारे फंक्शंस मैंने आपको पढ़ाया है, नॉर्मल फंक्शंस, स्ट्रिंग के फंक्शंस, देन कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, वैसे हमारे पास मैथ से रिलेटेड भी फंक्शंस हैं, उनको आपको प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट आपको 10 फंक्शंस आपको प्रैक्टिस करके हमें दिखाना है, ठीक है। जैसे साइन थीटा हमारे पास, कॉस, टैन, ऐसे करके फंक्शंस हैं, उनको प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। सो अलग अलग तरीके के हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं काम करने के लिए यार, ठीक है। लॉग से रिलेटेड फंक्शंस अवेलेबल हैं, पाई है, ठीक है, पावर करने के लिए है, रैंडम निकालने के लिए है फंक्शन, सबके लिए अलग अलग फंक्शंस हैं, तो उनको आपको प्रैक्टिस करना है। ऑल राइट गाइस, तो अब बात करते हैं इन ऑपरेटर। एक इन ऑपरेटर होता है जो काफ़ी यूज़फुल है अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस लगानी है उस केस में। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहता है यार कि हमें इसमें से वो स्टूडेंट चाहिए जिनकी आईडी 13 है, 56 है एंड 124 है, 13, 56 एंड 124। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें वो स्टूडेंट चाहिए जिनकी आईडी 13 है एंड 23 है एंड 124 है, ये स्टूडेंट चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंडीशन बना सकते हो कि भैया हमें वो सारे स्टूडेंट निकाल दो, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स, सारी डिटेल चाहिए, सारे कॉलम्स चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल टू सबसे पहले 13, फिर आप एंड लगाओ या सॉरी और लगाओ, क्योंकि या तो 13 हो जाए तो निकाल लेंगे, या आईडी की वैल्यू हो जाएगी और 23 या आईडी की वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या चीज़ 124 एग्जैक्टली। सो आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया, आईडी ओके। सो स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आप देखोगे हमें वो सारे स्टूडेंट मिल गए जिनकी आईडी 13 है या 23 है या 124 है। तो यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस हमें ज्वाइन करनी पड़ रही और ऑपरेटर की हेल्प से। इसका एक सोल्यूशन है, अगर आपको मल्टीपल आईडीज़ आपको पता है और वो सारे स्टूडेंट निकालने हैं जिनकी आईडीज़ हमें पता है, तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इन ऑपरेटर। कैसे एग्जैक्टली हम यूज़ करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इन, एंड देन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो सारे वैल्यूज़ एक ही साथ 13, 23 एंड 124। और भी वैल्यूज़ हैं तो कॉमा लगा के दे सकते हैं और एंटर करेंगे तो अभी भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा। तो एग्जैक्टली ये इसी का ऑल्टरनेटिव है, किसका, जो हमने ऊपर यूज़ किया था, ये इसी का ऑल्टरनेटिव है। बट ये लिखने का तरीका बहुत कॉम्पैक्ट है, छोटा सा है, और आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी दे सकते हो। अभी लेट सपोज कि आपने यहाँ पे सिर्फ 3 वैल्यू थी तो आपको इतना बड़ा लिखना पड़ा। अगर 10 वैल्यूज़ होती तो 10 और कंडीशंस लगती, 10 और लगते हैं यहाँ पे चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए, और हर बार आपको रिपीट करना पड़ता आईडी या कॉलम का नेम रिपीट करना पड़ता। इसमें क्या है, आपने लिखा वेयर आईडी, फिर इन के बाद आपने ब्रैकेट लगाया और उसके अंदर सारी चीज़ पास कर दी, तो वो एक एक करके मैच करेगा। अगर मैच कर जाएगा तो वैल्यूज़ को फैच करके दे देगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं आप इंटीजर पे ही यूज़ करो, इसको आप यूज़ कर सकते हो नॉर्मल फील्ड्स पे। जैसे हम चाहते हैं कि यार हमें दिल्ली और मुंबई वाले सारे स्टूडेंट चाहिए, तो हम एग्जैक्टली सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, ठीक है, वेयर क्लॉज के बाद हम यूज़ करेंगे वेयर, देन अपने कॉलम का नाम सिटी, फिर इन, एंड देन वो दोनों सिटी पास कर देंगे जिसका डेटा हमें फेच करना है। तो हमें यहाँ फेच करना है मुंबई, उसके बाद कॉमा, एंड देन हमें यूज़ करना है दिल्ली। एंटर करेंगे तो हमें वो सारे स्टूडेंट मिलेंगे जिनकी सिटी मुंबई है एंड दिल्ली है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू पास कर सकते हैं, इंटीजर पास सकते हैं, और भी वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। इन ऑपरेटर का मतलब यही है कि इनमें से कोई वैल्यू भी अगर मैच करती है तो डेटा रो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। मुंबई, जैसे यहाँ पे हमें मिला मुंबई तो ये रो पूरी आ गई सेलेक्ट होके, यहाँ पे मिला हमें मुंबई आ गई, दिल्ली मिला दिल्ली आ गई, ये मिला गए। तो कुछ इसी का ये ऑल्टरनेटिव है, बट ये काफ़ी यूज़फुल है और आप इन को यूज़ करिए, ना कि ये कंडीशंस को आप और के हेल्प से ज्वाइन करिए। लेकिन है ये उसी का ऑल्टरनेटिव, बट इन थोड़ा कॉम्पैक्ट है, इसको यूज़ करना चाहिए ऑलरेडी गाइस। तो अब हम लोग बात करते हैं लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जो वेयर क्लॉज के साथ ही यूज़ होगा, लेकिन ये यूज़ होता है जब हम कोई पैटर्न सर्च करना चाहें अपने कॉलम के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमें सर्च करना है कि यार हमें वो सारे स्टूडेंट चाहिए जो जिनका नाम ए बी से स्टार्ट हो रहा हो, या जिनके लास्ट में तिवारी आ रहा हो, या जिनके लास्ट में शुक्ला आ रहा हो, या जिनके लास्ट में सिंह आ रहा हो, तो वो सारे नाम चाहिए। तो ये एक पैटर्न दिखाता है कि जिनके लास्ट में ये चीज़ आ रही हो। तो ऐसे पैटर्न को सर्च करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लाइक ऑपरेटर। अब लाइक ऑपरेटर के प्रैक्टिकल पे चलने से पहले डायरेक्टली हम यहाँ पे दो चीज़ आपको समझाएंगे। पहली चीज़ है, एक दो वाइल्ड कार्ड्स यूज़ होते हैं, दो वाइल्ड कार्ड यहाँ पे यूज़ होंगे, वाइल्ड कार्ड्स। अभी वाइल्ड कार्ड्स बेसिकली कैरेक्टर्स हैं,
एक कैरेक्टर आपको पैटर्न में स्पेसिफाइड जो मिलेगा वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, वो है परसेंटेज, और दूसरा है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर जो नीचे से लगता है, ऐसा नहीं, इसमें और इसमें अंतर है, तो ये इसको बोलते हैं हाइफन, लेकिन नीचे वाला ये है अंडरस्कोर। तो अपने पैटर्न में ये दोनों कैरेक्टर्स हमें यूज़ करना होगा, इसीलिए इनको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। अब इनका मतलब क्या है, इस कैरेक्टर का मतलब है जब हम परसेंटेज यूज़ करेंगे, इसका मतलब हम इसकी जगह पे जीरो कैरेक्टर भी प्लेस कर सकते हैं, जीरो कैरेक्टर भी चलेगा, कैरेक्टर जीरो कैरेक्टर, साथ ही साथ में इसकी जगह पे हम कंसिडर करते हैं वन कैरेक्टर भी, कोई दिक्कत नहीं, वन कैरेक्टर भी, एंड इवन मोर देन वन कैरेक्टर भी, मोर देन वन कैरेक्टर, मोर देन या मल्टीपल कैरेक्टर, और मल्टीपल कैरेक्टर्स कहने का मतलब समझ गए होगे। परसेंटेज जहाँ भी आएगा या जहाँ हमें जीरो कैरेक्टर चाहिए या लगा हुआ तो इसको ऐसा लगा देते हैं, या वन कैरेक्टर और मल्टीपल कैरेक्टर्स, मतलब परसेंटेज लगा, इसका मतलब आप समझ जाइए कि वहाँ पे जीरो कैरेक्टर्स भी हो सकता है तब भी ठीक है, एक कैरेक्टर भी हो सकता है तब भी ठीक है, दो कैरेक्टर हो सकता है तब भी ठीक है, इवन मल्टीपल 5, 10, 15, 20 हज़ार कैरेक्टर्स होंगे तब भी चीज़ ठीक है। जो परसेंटेज है वो किसी भी कैरेक्टर्स को सेटिस्फाई कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर हमने लिखा है दिस, फिर इसके बाद परसेंटेज लगाया तो इसका मतलब दिस के बाद परसेंटेज की जगह पे यहाँ पे एक कैरेक्टर भी आ सकता है, दो आ सकते हैं, तीन आ सकते हैं, एंड मल्टीपल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं दिस के बाद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जहाँ पे हमें हाइफन, जहाँ पे हम लोग अंडरस्कोर यूज़ करेंगे, वहाँ पे एग्जैक्टली हम सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, वन कैरेक्टर, सिर्फ एक कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं कोई भी। तो यार इसको हम लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, नंबर क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ हाइफन पे, हम हाइफन की जगह पे एक कैरेक्टर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंट, तो ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल कैरेक्टर को, रिप्रेजेंट सिंगल कैरेक्टर, और ये जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट करता है हमारे जीरो कैरेक्टर, वन कैरेक्टर, या जीरो और मल्टीपल कैरेक्टर्स लिख देते हैं, जीरो और मल्टीपल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जैसे आपने अंडरस्कोर लगा रखा है, आपने लिख रखा है यहाँ पे अंडरस्कोर AB। अब AB अंडरस्कोर का मतलब है AB से पहले हमारे कोई भी कैरेक्टर आएगा, वो कोई भी कैरेक्टर हो बट एक ही कैरेक्टर होगा, A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है, E हो सकता है, F हो सकता है। तो अब आपको ये दोनों का मतलब समझ में आ गया, तो अब हम पैटर्न में इन दोनों का यूज़ करेंगे। परसेंटेज मीन्स की मल्टीपल कैरेक्टर्स, जीरो या मल्टीपल कैरेक्टर्स, जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, और मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हो सकता है। अंडरस्कोर मतलब ओनली वन कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, तो ये अंडरस्कोर रिप्रेजेंट करता है सिंगल कैरेक्टर को, और ये रिप्रेजेंट करता है जीरो और मल्टीपल कैरेक्टर्स को। ओके, अब हम लोग देखते हैं कैसे इसे यूज़ करना है। तो हम लोग सिनेरियो बनाएंगे, ठीक है। हमारे पास इतना सारा डेटा है, हमारे पास ये सारा डेटा है, ठीक है। अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम वो सारे स्टूडेंट्स निकालना चाह रहे हैं, जिनका नाम A से स्टार्ट हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम स्टार्ट हो रहा, मतलब कंडीशन हमें नेम पे लगानी है, तो हम लिखेंगे नेम लाइक, और हम अपना पैटर्न यहाँ बनाएंगे। पैटर्न कैसे बनाएंगे, जिनका नाम A से स्टार्ट हो रहा। अब A से स्टार्ट हो रहा है, उसका मतलब नाम का जो पहला लेटर आपको पता है दैट इज A से स्टार्ट हो रहा होगा, A फिक्स है, A पता है आपको, लेकिन उसके बाद क्या आता है ये नहीं पता, तो वहाँ पे जीरो कैरेक्टर भी हो सकता है, मतलब हो सकता है किसी का नाम A ही हो तो जीरो कैरेक्टर भी आ सकता है, इसके बाद 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, और मल्टीपल कैरेक्टर भी आ सकता है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे परसेंटेज, ठीक है। तो A से स्टार्ट हो रहा मतलब A पता है, उसके बाद कुछ भी हो कुछ ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने यहाँ पे परसेंटेज यूज़ किया, और एंटर करेंगे तो आप देखोगे वो सारे स्टूडेंट आ जाएंगे जिनका नाम A से स्टार्ट हो रहा हो, समझ गए। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट निकाल सकते हैं जिनका नाम I से खत्म हो रहा हो, तो एग्जैक्टली हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम लाइक, एंड देन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे I से खत्म हो रहा हो, तो I ये लास्ट कैरेक्टर पता है, उससे पहले हमें नहीं पता एक आएगा, जीरो आएगा, या मल्टीपल कैरेक्टर्स आएंगे, तो इसलिए हम यहाँ परसेंटेज यूज़ कर लेंगे, एंटर कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पे ये सारे स्टूडेंट हैं, उनके नाम I से खत्म हो रहे हो, देख लो I, समझ गया। तो इस तरह से हम पैटर्न यूज़ करेंगे, दिस इज एक्चुअली योर पैटर्न। और यहाँ पे जो परसेंटेज है ये वाइल्ड कार्ड है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह से हम वाइल्ड कार्ड को यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो लेट्स पुट दिस एग्जाम्पल टू, यहाँ पे इस एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, जिससे आपको चीज़ें समझ पे आ जाए, दिक्कत ना हो चीज़ें समझने में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंडरस्कोर का। लेट्स सपोज हम एक सिचुएशन और बनाते हैं, हमारे पास ये सारा डेटा है,
हम एक सिचुएशन बनाते हैं। हम यार चाहते हैं हमें ऐसे स्टूडेंट निकालने हैं जिनके नाम में सेकंड कैरेक्टर ए है, जिनके नाम में सेकंड कैरेक्टर ए है। फिर से समझिए, हमें ऐसे सारे स्टूडेंट निकालने हैं जिनके नाम में सेकंड कैरेक्टर ए है, सेकंड कैरेक्टर। तो अब देखिए हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर को कैप्स कर देते हैं समझने के लिए, बस स्मॉल रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वेयर नेम इक्वल टू, एंड यहाँ पे हम नेम लाइक और फिर आपको पैटर्न यूज़ करना है। तो सेकंड कैरेक्टर ए है, इसका मतलब ए जो है वो सेकंड कैरेक्टर है। अब इसके इधर लेफ्ट साइड में ये खुद ए जो है वो सेकंड कैरेक्टर है, इसका मतलब इसके पहले जो कैरेक्टर है वो एक ही कैरेक्टर है, वो कोई भी कैरेक्टर हो बट एक ही कैरेक्टर है, क्योंकि ये खुद क्या है, एक सेकंड कैरेक्टर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पता है कि इससे पहले एक ही कैरेक्टर आएगा, फिक्स एक ही कैरेक्टर। तो अब कौन सा ऐसा वाइल्ड कार्ड है जो सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, अंडरस्कोर, इसलिए मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ कर लिया। लेकिन इसके राइट में जो थर्ड कैरेक्टर है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स होगा, वो कोई फिक्स नहीं है, वो जीरो भी हो सकता है, जीरो कैरेक्टर भी हो सकता है, वो वन भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फाइव भी कैरेक्टर भी हो सकता है, इवन मल्टीपल कैरेक्टर हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे यूज़ करेंगे परसेंटेज, एंटर करेंगे। सो आप देखोगे ओके, सो आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया, स्टूडेंट्स है, क्यों भाई मैं स्टूडेंट क्यों लिख रहा हूँ, स्टूडेंट्स एंटर करेंगे। सो आप देखोगे वो सारे स्टूडेंट आ गए जिनके नेम में सेकंड कैरेक्टर क्या है, हमारा ए है। हर्ष में भी ए है, राहुल में भी, सचिन में भी है। इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे यार अपना कॉम्बिनेशन, अपना पैटर्न। तो इस हिसाब से हम मल्टीपल पैटर्न्स को बना सकते हैं। बहुत ईजी होता है पैटर्न्स बनाना, बहुत ईजी है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप पैटर्न्स को भी बहुत आसानी से बना सकते हो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप पैटर्न्स को भी आसानी से नहीं बना सकते हो। और ये पैटर्न सिर्फ एक ही फील्ड पे नहीं लग सकता, ये पैटर्न आप दूसरी फील्ड्स में लगा सकते हो, जैसे लखनऊ लगा सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। यार हमें वो सारे सिटी चाहिए वो सारे स्टूडेंट चाहिए जिनकी सिटी डी से स्टार्ट हो रही हो, तो एग्जैक्टली आप वही वाला यूज़ कर लो, स्टूडेंट्स वेयर सिटी डी से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स डी एंड देन परसेंटेज। ओके, सो इस तरह से हम अपना लाइक ऑपरेटर यूज़ करेंगे कोई चीज़ सर्च करने के लिए। लाओ अब बात आती है यार, एक और बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये सारे स्टूडेंट हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, और हमें सर्च करना है किसी कैरेक्टर को या किसी वर्ड को। जैसे फॉर एग्जांपल हमें सर्च करना है, हमें वो सारे नाम चाहिए जिनके बीच में कुमार आता हो। ठीक है, तो हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स नेम लाइक एंड देन यहाँ पे हम लोग कुमार, तो हमें पता है, आगे नहीं पता क्या है, पीछे नहीं पता, तो एग्जैक्टली आप आगे परसेंटेज यूज़ कर लीजिए एंड पीछे भी आप परसेंटेज यूज़ कर लीजिए। तो ओके, सो आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया, वेर तो लगाया नहीं मैंने, वेर लगा देता मैं। ठीक है, सो आप देखोगे कुमार वाले दोनों नेम्स आ चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम आगे भी यूज़ कर लेंगे परसेंटेज और बीच में अपना वर्ड यूज़ कर लेंगे तो ये वर्ड फिक्स है, लेकिन आगे कुछ भी हो, बीच में कुछ भी हो, राइट साइड में कुछ भी हो, लेफ्ट साइड में कुछ हो, आगे कुछ भी हो, पीछे कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। बस ये कैरेक्टर जिस नेम में होगा वो रो बाहर आ जाएगी। सो इस हिसाब से सर्च वाला यूज़ करते हैं, और यही वाला तरीका जो है वो सर्चिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो कभी आपको सर्च वगैरह बनाना होगा तो हम यही वाला तरीका यूज़ करेंगे। सो लेट्स पुट दिस हियर, हम इसको पुट कर देते हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। ओके, सो इस हिसाब से हम लोग लाइक ऑपरेटर के साथ काम करते हैं। लाइक ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको समझना ज़रूरी है। तो एक बार वीडियो और देखिए, और ये यूज़ होगा क्योंकि इसको हम लोग यूज़ करके सर्च ऑपरेशन इंप्लीमेंट करेंगे। तो यार हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली। अब बात आती है यहाँ पे कि कीज़ क्या होती हैं, और हम लोगों ने यहाँ पे कीज़ डिस्कस भी की थी अपने पिछले वीडियोज़ में, जो कि थी प्राइमरी की। प्राइमरी की के बारे में हम लोग डिस्कस किया था कि प्राइमरी की एक कंस्ट्रेंट बनाता है, उस कंस्ट्रेंट को हम बोलते हैं यूनिक एंड नॉट नल। कहने का मतलब है कि प्राइमरी की अगर हमने किसी कॉलम को बना दिया तो वो कॉलम का डुप्लीकेट नहीं हो सकता। वो जो की रहेगी वो हर एक रो की यूनिक की रहेगी उस कॉलम में। वो कॉलम की जो वैल्यूज़ रहेंगी, जो रोज आएंगे, वो यूनिक ही रहेंगे। इसलिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल। किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये की हेल्प करती है, जो कि है प्राइमरी की। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो प्राइमरी की है वो यूनिक ही होगी और नल नहीं होगी, कैन नॉट बी नल वैल्यूज इसके अंदर आप नहीं डाल सकते, और हर एक रो की यूनिक की होगी। तो ये भाई समझ में आ रहा है, इसको हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें इसके साथ कर सकते हैं। अब बात आती है यार कि हम दो टेबल को कनेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग में पढ़ते आ रहे हैं कि जो RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, MySQL RDBMS को फॉलो करता है। तो हम टेबल्स बनाएंगे और टेबल्स को कनेक्ट भी कर सकेंगे, लेकिन कैसे कनेक्ट करेंगे? अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक स्टूडेंट टेबल बनाई, तो अब कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, टेबल में रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, और वो रिलेशन हम लोग
इस्टेब्लिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। फॉरेन की हेल्प से हम लोग कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेंगे। अब फॉरेन की क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो फॉरेन की इज एक्चुअली अ फील्ड। फॉरेन की भी एक फील्ड ही होती है, जैसे प्राइमरी की एक कॉलम था वैसा ही फॉरेन की भी कॉलम होगा, लेकिन याद रखेंगे ये फील्ड होगी इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ द अदर टेबल। कहने का मतलब ये किसी और टेबल में होगी फॉरेन की, वो कॉलम होगा किसी और टेबल में होगा और वो रेफर कर रहा होगा दूसरे टेबल की प्राइमरी की। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स बट हम लोग इसको और अच्छे समझते हैं। लेट्स टेक अ एग्जांपल। सपोज अभी तक हम डेटा स्टोर कर रहे थे, दैट इज एक्चुअली स्टूडेंट डेटा। हम यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहे हैं। आपको इतना तो समझ में आ गया, स्टूडेंट डेटा स्टोर कर रहे हैं, स्टूडेंट की आईडी, देन ये आईडी हो गया, देन नेम, देन सिटी। तो इस तरह से अभी तक हम लोग स्टूडेंट को स्टोर कर रहे थे। नाउ अब बात आती है हमें क्या करना है। हमें इन स्टूडेंट के पास कौन कौन से लैपटॉप हैं उसको भी अपने डेटाबेस में मेंटेन करना है। कैसे करेंगे? हाँ, इन स्टूडेंट के पास कितने लैपटॉप हैं, कौन कौन से लैपटॉप हैं। तो अब ऐसी बात हमारे दिमाग में आएगा कि क्यों ना हम क्या करें, एक यहाँ पे एक और टेबल बना देंगे दैट इज अ लैपटॉप टेबल, और उसके अंदर हम लैपटॉप्स की डिटेल रखें। जैसे हम लोग स्टूडेंट टेबल में सारे स्टूडेंट रख रहे थे, वैसे हम अब लैपटॉप्स टेबल में सारे लैपटॉप्स को रखेंगे, लैपटॉप की आईडी, लैपटॉप का मॉडल एंड लैपटॉप की प्राइस। बट गाइज यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, ये लैपटॉप किस पर्सन का है। यस, ये लैपटॉप किस पर्सन का है ये कैसे आप पता लगाओगे। एक टेबल के अंदर आपने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रख दी, दूसरे टेबल के अंदर लैपटॉप्स की इंफॉर्मेशन रख दी। अब ये टेबल कैपेबल है क्या करने के लिए, अपना अपना डेटा को स्टोर करने के लिए। स्टूडेंट्स वाली टेबल स्टूडेंट्स के सारे डेटा को स्टोर कर लेगी, लैपटॉप्स वाली टेबल लैपटॉप्स वाले सारे डेटा को स्टोर कर लेगी। लेकिन अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये लैपटॉप कौन से यूज़र का है, कौन से स्टूडेंट का है लैपटॉप, कौन सा लैपटॉप किस यूज़र का है या किस स्टूडेंट का है, कैसे? तो ये हम लोग पता लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग टू टेबल्स। हम लोग पता लगाते हैं विद हेल्प ऑफ क्रिएटिंग रिलेशन ऑफ, अभी तो दो ही टेबल हैं तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बिटवीन दीज टू टेबल्स। तो इसमें अगर हम रिलेशनशिप बना दें तो हमारा सारा काम हो जाए। इसमें और इसमें रिलेशनशिप बना दें। बट एक्चुअली रिलेशनशिप बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। रिलेशनशिप को कुछ ऐसे बनाएंगे कि वो हमारी और हेल्प कर सके। वो रिलेशनशिप कैसे? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लैपटॉप्स कॉलम में क्या कर देंगे, लैपटॉप्स कॉलम में या लैपटॉप्स टेबल में, नॉट कॉलम, लैपटॉप्स टेबल में एक कॉलम और ऐड करेंगे जो मेंटेन करेगा रिलेशनशिप, और वही जो कॉलम होगा वो फॉरेन की होगा। फॉरेन का मतलब ही होता है ना, फॉरेन मतलब दूसरा, बाहर, जैसे हम बोलते हैं फॉरेन चले गए, बाहर के देश में चले गए। यहाँ भी मेन टेबल तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के ही लैपटॉप्स मैनेज करना है। तो पेरेंट टेबल बोले या मेन टेबल बोले, वो तो हमारी स्टूडेंट टेबल है। यहाँ पे तो मैं लिखना भी चाहूँगा दिस इज एक्चुअली अ मेन टेबल। इस रेफरेंस के लिए ये हमारी मेन टेबल है। ठीक है, ये हमारी स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा को स्टोर कर रही। हो सकता है स्टूडेंट के लैपटॉप्स हो या स्टूडेंट के एड्रेस स्टोर करना हो तो हम अलग टेबल बना लें, स्टूडेंट की प्रोफाइल इमेजेस स्टोर करना हो तो हम अलग से टेबल बना लें। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लैपटॉप्स को स्टोर कर रहे हैं जो कि अलग टेबल में। तो ये हमारी मेन टेबल है, या इसको पेरेंट टेबल भी बोल सकते हो, ये हमारी चाइल्ड टेबल बनने वाली। हम लोग क्या करेंगे, अपने लैपटॉप्स टेबल में आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर कॉलम, जो कि रेड कलर से मैं ऐड करूंगा, जिससे कि आपको पता चले कि ये एक्चुअली फॉरेन की होगी, यही हमारी फॉरेन की होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ एक कॉलम और ऐड कर दिया, इसको दे देते हैं हम लोग दिस इज एक्चुअली अ स्टूडेंट आईडी, एस आई डी। ठीक है, और यही जो की होगी दिस इज एक्चुअली अ फॉरेन की, ये हमारी रेड कलर से दिख रही है, यही हमारी क्या होगी, फॉरेन की होगी। तो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि ये हमारी क्या है, दिस इज एक्चुअली अ फॉरेन की। अब ये काम कैसे करेगी, ध्यान से देखिए। मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया अपने लैपटॉप्स टेबल में, क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कि भैया ये जो लैपटॉप्स लोग ऐड कर रहे हैं वो किस स्टूडेंट का है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली फॉरेन की का काम करेगी, फॉरेन की हम लोग बना देंगे इस कॉलम को। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने फॉरेन की बना लिया तो अब ये कनेक्टिविटी हो जाएगी, किस किस चीज़ के बीच में कनेक्टिविटी हो जाएगी, ध्यान से देखिए। यहाँ हमारा क्या होगा कि ये कनेक्टिविटी होगी इस वाली कॉलम से लेकर के और आपके यहाँ इस वाले कॉलम तक, समझ गए। यहाँ मैं लिख देता हूँ इस वाले कॉलम, ये रिलेट हो जाएंगे। दैट मीन्स अब ये रेफर करेगा आपका जो ये जो कॉलम है दैट इज अ फॉरेन की, इट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ द अदर टेबल, दैट मीन्स आपका मेन टेबल। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा रेफर्स टू प्राइमरी की ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अगर आपके पास कोई और टेबल है तो आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द फॉरेन की रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ द अदर टेबल। अब फॉरेन की बनाने का फायदा क्या होगा, फॉरेन की बनाने का फायदा होगा कि अब ये कॉलम एक्सेप्ट करेगा वही सारी वैल्यूज को जो प्राइमरी की यहाँ पे अवेलेबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल जब हमने ये वाला लैपटॉप ऐड किया, सपोज वी आर एडिंग दिस लैपटॉप हियर 3 2 4 5, ये तो प्राइमरी की थी,
मॉडल डेल 3052 एंड प्राइस इसकी 55,000। तो हमको यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं ये जो लैपटॉप है वो किस बंदे का है। दैट मीन्स हम अगर यहाँ डाल देंगे 34, दैट मीन्स अब हम लोग पता लगा सकते हैं एग्जैक्टली कि ये जो लैपटॉप्स पूरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है दिस लैपटॉप, ये लैपटॉप है हमारे इस वाले यूज़र का जो कि है 34th वाला यूज़र। तो यहाँ पे हम एक्चुअली आईडी भी स्टोर कर पा रहे हैं, आईडी स्टोर कर पा रहे हैं। इसकी हेल्प से हम ये पता लगा लेंगे कि एक्चुअली ये लैपटॉप किस यूज़र का है। तो ये कॉलम इंपॉर्टेंट है, ये कॉलम हमारा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फॉरेन की, क्योंकि ये लिंक करता है दो टेबल को, ये लिंक करता है हमारी टू टेबल्स को। दैट इज एक्चुअली आप स्टूडेंट टेबल एंड लैपटॉप टेबल, आप कोई भी टेबल लिंक कर सकते हो। यहाँ हमने सिर्फ एग्जांपल के लिए स्टूडेंट टेबल और लैपटॉप टेबल ले रखा है, बट आप कोई भी टेबल यूज कर सकते हो सेम इसी तरीके से। फॉरेन की बनाना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम कनेक्टिविटी रिलेशन बना पाएंगे अपने टेबल्स के बीच में। फॉरेन की कंस्ट्रेंट भी यार देखो, कंस्ट्रेंट भी हमें प्रोवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये वाला स्टूडेंट आपने ऐड किया ये वाला लैपटॉप, अब लैपटॉप की आईडी है 2352 HP 2354 एंड इसका जो प्राइस है वो 48,000 है। अब सपोज आपके मन में आ गया क्या क्यों ना करते हैं, थोड़ा सा बेईमानी कर लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं कि हम यहाँ पे ऐसा बंदा डाल देंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है 963। अब ये वाली स्टूडेंट आईडी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ये वाली स्टूडेंट आईडी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है यहाँ पे, और अगर ये स्टूडेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि आपने इसको क्या बना रखा है, फॉरेन की बना रखा है। तो ये इसको नहीं लेगा, इट विल नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगी। सो ये काम नहीं करने वाली यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एक वैलिड चीज़ ही डालनी पड़ेगी। सो इट विल नॉट वर्क, ये चीज़ याद रखिएगा, ये काम नहीं करेगा भाई, ये काम नहीं करेगा, इसको काटना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें कुछ ऐसी वैल्यू लिखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे जो उसकी प्राइमरी की हो ऑलरेडी, जो यूज़र हो, जो स्टूडेंट हो, वही हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। समझ गए? तो इसीलिए फॉरेन की इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंस्ट्रेंट को भी मेंटेन करती है, ये रेफर करती है दूसरे टेबल की प्राइमरी की, तो प्राइमरी की वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा। आया समझ में? तो इस तरह से हम लोग फॉरेन की बना करके डेटा डाल सकते हैं। तो अब हम लोग बता सकते हैं एग्जैक्टली कि हम लोग यहाँ पे सपोज ये है, तो ये है 134 का 134 और हम बता सकते हैं 214, इस तरह से आईडी बना सकते हैं। इसकी आईडी हम लोग बता सकते हैं कि ये भैया 34 वाले बंदे का। ओके, सो आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे कि फॉरेन की एक्चुअली कहाँ कैसे काम कर रही है। इसमें और भी चीज़ें बता सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ बता सकते हैं कि यार हम कैस्केडिंग लगा सकते हैं कि यार देखो जब आपस में टेबल कनेक्टेड ही हैं, हर एक स्टूडेंट के लैपटॉप्स हैं, तो कैस्केडिंग ऑन कर सकते हैं, कुछ और कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हम हर्ष को हटाएं, तो अगर आपने कैस्केड डिलीट लगा के रखा है तो अपने आप से हर्ष के सारे लैपटॉप्स भी डिलीट हो जाएंगे। कितनी बढ़िया चीज़ यार, जब यूज़र ही नहीं तो उसके लैपटॉप क्या करेंगे भाई। तो यहाँ पे डेटा जो रिटेंडेंट होगा उस चीज़ को भी हटाने के लिए, मान लो हर्ष डिलीट हो जाता, उसके लैपटॉप पड़े रहते तो वो हमारे लिए क्या यूज़ होता, खुद सोचो आप। तो यहाँ पे रिटेंडेंट डेटा को भी हटाने में फॉरेन की हमारी हेल्प करेगा। इसी तरह हम चाहते हैं कि यार अलग अलग इसमें वैल्यूज़ हैं, कैस्केड आप डिलीट यूज़ कर सकते हो, कैस्केड आप नल यूज़ कर सकते हो कि भैया यहाँ से हर्ष को हटाएं और हर्ष के सारे लैपटॉप्स जहाँ जहाँ हैं वहाँ उसकी वैल्यू नल हो जाए। समझे? तो ऐसे ही भी करके यूज़ कर सकते हो। कैस्केड की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ऑन कैस्केड यूज़ कर सकते हो, नथिंग यूज़ कर सकते हो, कुछ नहीं करोगे तो कैस्केड कुछ नहीं करेगा। तो ये फॉरेन की के सारे फीचर हैं जो कि हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं एक्चुअली कि कैसे हम लोग फॉरेन की क्रिएट करेंगे। ओके, सो लेट डिस्कस वन मोर थिंग। फॉरेन की प्रिवेंट एक्शंस दैट वुड डिस्ट्रॉय द लिंक। तो फॉरेन की यार देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर फॉरेन की हमारे लिंक्स को मेंटेन कर रहा है, टेबल्स के बीच में लिंक्स को मेंटेन कर रहा है, चाहे 2 टेबल हो, 3 टेबल हो, 4 टेबल हो, तो यहाँ पे मतलब इसका फ़ायदा ये भी है कि वो काम ये नहीं होने देगा जिस काम से ये लिंक टूटे। अगर उस चीज़ को मेंटेन कर रहा है भाई 2 लिंक को, तो ये काम वो सारे काम को ये अवॉइड करेगा जो लिंक टूटने के लिए होंगे, वो सारे काम को ही अवॉइड करेगा। चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, चाहे डिलीट का, चाहे इंसर्ट का, चाहे कुछ भी, लेकिन अगर उससे लिंक वायलेट हो रही है, लिंक टूटने का डर है, तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होंगी। ये चीज़ याद रखिएगा। तो कभी भी इंसर्ट करते समय या डिलीट करते समय कोई रो अगर एरर आती है तो आपको ध्यान रखना है कि शायद ये जो लिंकिंग है टेबल के बीच में वो टूट रही है इस एक्शन से, तो वो फॉरेन की हमें क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। सो अब चलते हैं, देखते हैं फॉरेन की हमें कैसे अपने सिस्टम में बनाना है। तो यार हम लोग यहाँ पे आ गए अपने MySQL के टर्मिनल पर और हम यहाँ पे बनाने वाले हैं फॉरेन की। आपको सिंटेक्स समझना है क्योंकि सिंटेक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, दैट इज अ स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल हमारे पास है और हम लोग क्या करेंगे यार, क्योंकि यार देखो MySQL में जो फॉरेन की है वो
कई सारी टेबल्स को कनेक्ट करती है। इवन 2 टेबल तो होनी ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा टेबल है तब भी आप कनेक्टिविटी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन हमारे पास 2 टेबल तो होनी ही चाहिए। हमारे पास एक ही टेबल है, इसके अंदर हालांकि डेटा है हमारे पास, लेकिन हमारे पास एक टेबल और बनाना पड़ेगा। तो जैसा हम लोगों ने एग्जाम्पल में समझा था, हम लोगों ने एग्जाम्पल में क्या समझा था, एग्जाम्पल में हम लोगों ने यही समझा था गाइस कि हमारे पास स्टूडेंट है एंड उसके हम लैपटॉप्स को मैनेज करना चाह रहे हैं। सो हमारे पास एक टेबल और होनी चाहिए, दैट इज अ लैपटॉप टेबल। तो हम लैपटॉप टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, लैपटॉप नहीं लैपटॉप्स टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, हम लोग को ये सब चीज़ तो आती है, क्रिएट टेबल एंड यहाँ हिट करेंगे लैपटॉप्स, ठीक है। एंड यहाँ हम बता देंगे कॉलम्स। तो सबसे पहले हम लेंगे लैपटॉप ID, LID लिख देते हैं, इंटीजर होगी एंड दिस शुड बी अ प्राइमरी की, ठीक है। चलो भाई प्राइमरी की हो गई। नेक्स्ट हम लेंगे लैपटॉप का मॉडल varchar एंड जो उसकी साइज़ होगी वो आप यहाँ पे दे दो, साइज़ देते हैं 100 देते हैं एंड ये नेसेसरी है, ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे नॉट नल लिख देंगे। एंड साथ ही साथ में हमें चाहिए यहाँ पे प्राइस, तो प्राइस हम इंटीजर यूज़ करने वाले हैं। जब आप इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करो उसके इसमें आप साइज़ को छोड़ सकते हो, ठीक है। एंटर करेंगे तो आपकी टेबल बन जाएगी। अभी हम अगर देखते हैं तो हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हैं, 2 टेबल्स हैं, ठीक है। 2 टेबल्स हमारे पास हैं, लैपटॉप्स टेबल एंड स्टूडेंट टेबल। अब हम लोग दोनों के बीच में कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करेंगे। कैसे कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक तो तरीका था यार कि हम लोग लैपटॉप्स टेबल को क्रिएट करते समय ही क्या करें, अपनी फॉरेन की बना दें, तो वो तो दूसरा तरीका था। बट अब हमारे पास लैपटॉप्स क्रिएट हो चुके हैं, लैपटॉप्स क्या हो चुके हैं, क्रिएट हुए, लैपटॉप की टेबल तो क्रिएट हो चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्क्राइब कर लो लैपटॉप्स को, तो ये टेबल एग्जैक्टली हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो अब हो चुकी है इसका मतलब होते हुए नहीं बना सकते हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग के पास टेबल नहीं होती उस समय पहले ही हम लोग डिसाइड कर लेते कि भाई हमें फॉरेन की बनानी है, तो उस समय क्रिएट करते समय भी हम लोग टेबल बना सकते थे। बट डोंट वरी, हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक बार हम लोग टेबल क्रिएट कर लें, उसके बाद भी कैसे हम फॉरेन की ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यार, हम VS कोड ओपन करते हैं अपना और यहाँ पे हम सिंटेक्स समझेंगे फॉरेन की क्रिएट करने का। सो क्रिएट फॉरेन की सिंटेक्स समझ लेते हैं, देन इसी सिंटेक्स को हम फॉलो करके फॉरेन की बनाएंगे। सबसे पहला वाइल क्रिएटिंग द टेबल, जो कि अभी हम लोग कर चुके हैं, टेबल बना चुके हैं। वाइल क्रिएटिंग टेबल, अगर आप टेबल को क्रिएट कर रहे हो, सपोज आपने यहाँ लिखा था क्रिएट टेबल लैपटॉप्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आप नाम्स लिख रहे थे, जैसे आपने लिखा था LID इंटीजर, देन आप लिखा था मॉडल दैट इज अ varchar, ठीक है। ये चीज़ें आपने लिखी थी। देन आपने साइज बताई थी शायद 50 या 100 जो भी था। नॉट नल भी बताया था, नॉट नल भी बताया था। देन आपने बताया था प्राइस जो कि इंटीजर बताया था, ठीक है। तो अब आप यहाँ क्या कर सकते थे, यहाँ पे इसके बाद आप फॉरेन की इंफॉर्मेशन दे सकते थे। क्या फॉरेन की इंफॉर्मेशन दे सकते थे, ठीक है। लेकिन आप समझिएगा मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे आपके पास एक कॉलम एक्स्ट्रा तो होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने समझा था अपने पिछले वाले वीडियोस में। एक कॉलम एक्स्ट्रा होना चाहिए, दैट जो हम लोगों ने लिया था स्टूडेंट की आईडी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे, तो हम कॉमा लगाएंगे, एंटर कर देंगे, कोई इशू नहीं समझने के लिए, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे SID, दिस इज अ फॉरेन की। यही वाला जो कॉलम होगा वो हमारा फॉरेन की होगा और वो इंटीजर होगा, फॉरेन की, ठीक है। SID एक एक्स्ट्रा कॉलम आपको लेना है क्रिएट करते समय, जो फॉरेन की काम करेगा, ठीक है। देन हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे कि हमें फॉरेन की किस कॉलम को बनाना है। तो हम लिखेंगे यहाँ फॉरेन की, तो हम लिखेंगे फॉरेन की। आप स्पेलिंग चेक कर लो, बट ठीक है, मुझे लग रहा है फॉरेन की, आप गलत मत लिखिएगा, और ये स्पेस है बीच में। एंड फॉरेन की, अब हमें बताना है कि हमारी इस टेबल का कौन सा कॉलम है जिसे फॉरेन की बनाना चाह रहे हैं। तो हमारी ये जो SID है, ये वाला जो कॉलम है उसको हम फॉरेन की बनाना चाह रहे हैं, तो हम इसके अंदर पास कर देंगे SID। अब हमें पेरेंट टेबल की इंफॉर्मेशन देनी है, दैट मीन्स मेन टेबल की इंफॉर्मेशन देनी है जिसके अंदर प्राइमरी की रखी है, उस कॉलम को ये वाले फॉरेन की रेफर करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेफरेंसेस, REFERENCES। अब रेफरेंसेस की स्पेलिंग मैंने इसीलिए बोली क्योंकि ये स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, अगर ये स्पेलिंग गलत होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। फॉरेन की रेफरेंसेस, एंड देन आपको टेबल का नाम लिखना है। तो हमारी टेबल है स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे आपको उसकी प्राइमरी की लिखनी है, तो हमने लिख दिया ID, एंड दैट्स इट, आपका काम हो चुका। ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉरेन की क्रिएट करने का सिंटेक्स है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चेंज क्या कर सकते हो, ये डायनेमिक है, दैट मीन्स ये आपका टेबल का नेम है, दिस इज एक्चुअली मेन टेबल। तो हमने यहाँ पे इसको ब्रेसेस में रख दिया। एंड ये जो है ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है वो अपने इसी टेबल का फॉरेन की वाला कॉलम है, और ये है आपकी, अच्छा ये तो हमारी ये
टेबल है जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ये वाली मेन टेबल है। तो ये चीज़ समझिएगा, दिस इज अ मेन टेबल। मैं यहाँ लिख देता हूँ मेन टेबल, पेरेंट टेबल बोल दो या मेन टेबल है, और ये मेन टेबल का प्राइमरी की है, मेन टेबल का प्राइमरी की है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके सो वेट अ सेकेंड, ये है हमारी मेन टेबल प्राइमरी की, मेन टेबल प्राइमरी की। तो आप समझ गए, आई थिंक आप समझ गए। ओके सो आई थिंक आप समझ गए। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट यार देखो, हमने तो टेबल क्रिएट कर ली है, लैपटॉप सॉरी टेबल क्रिएट कर ली। तो अब हम लोग के पास एक ऑप्शन है, ये जितने भी चीज़ें हैं हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं, फॉरेन की बनाते हैं, वो सारी कंस्ट्रेंट्स हैं। क्या है वो सारी कंस्ट्रेंट्स हैं, वो सब चीज़ कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बाद में भी कंस्ट्रेंट को ऐड कर सकते हैं किसी टेबल पे, और चाहे तो कंस्ट्रेंट को ड्रॉप कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट को ऐड कैसे करेंगे, फॉरेन की भी एक तरीके का कंस्ट्रेंट है, तो इसको भी हम बाद में ऐड कर सकते हैं, और बाद में हम लोग इसको रिमूव भी कर सकते हैं। सिंपल, आप ऑल्टर टेबल यूज़ करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल एंड देन अपने टेबल का नाम, ठीक है, जिसको भी हमें हटाना है, एंड सिंपली हम ऐड वाला यहाँ पे ऐड वाला कीवर्ड यूज़ करेंगे, जिससे हम ऐड कर सकें। अगर कॉलम ऐड करना तो कॉलम ऐड कर देते थे। अब हमें यहाँ कॉलम नहीं ऐड करना, हमें यहाँ फॉरेन की ऐड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एग्जैक्टली फॉरेन एंड की, ठीक है। फॉरेन की ऐड करनी है, एग्जैक्टली वही प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपनी इस टेबल का वो वाला कॉलम देंगे जो हम प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं। तो हम देंगे कॉलम नेम, ये इस टेबल का कॉलम नेम है, या दिस लिख देते हैं, दिस कॉलम नेम, आप समझ जाइएगा, ठीक है। एंड देन हमें यहाँ फिर से लिखना है रेफरेंसेस, एंड रेफरेंसेस में आपको टेबल का नाम लिखना है पेरेंट टेबल नेम। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पेरेंट अंडरस्कोर टेबल अंडरस्कोर नेम, एंड देन आपको पेरेंट प्राइमरी की लिखनी है। तो हम लिख देंगे पेरेंट प्राइमरी की कॉलम। बस अपने आप से कंस्ट्रेंट ऐड हो जाएगा, ये फॉरेन की ऐड हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि यार हम नाम भी बताएं, क्या कंस्ट्रेंट का नाम मैन्युअली स्पेसिफाई कर दें, तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट नेम है वो अपने आप आ जाएगा। बट अगर आप चाहते हो नाम हम लोग कंस्ट्रेंट का स्पेसिफाई कर दें, तो आप फॉरेन की के आगे यहाँ पे बता सकते हो कि भैया हम कौन सा कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो कंस्ट्रेंट्स, सो नॉट कंस्ट्रेंट, एंड यहाँ पे अपना कुछ नाम दे सकते हो, जैसे आपने लिख दिया फॉरेन की अंडरस्कोर, ये है स्टूडेंट्स, ऐसे करके आपने यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे दे दिया, ठीक है। तो जब कंस्ट्रेंट क्रिएट होगा, क्योंकि ये एक तरीका का कंस्ट्रेंट होता है फॉरेन की, तो जब कंस्ट्रेंट क्रिएट होगा तो ये फॉरेन की यूज़ कर लेगा, और इस केस में ये कंस्ट्रेंट यूज़ कर लेगा FK स्टूडेंट, और ऊपर वाले केस में जो कंस्ट्रेंट नेम है वो अपने आप आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं कंस्ट्रेंट को क्रिएट करने के लिए, दैट मीन्स फॉरेन की को क्रिएट करने के लिए। बाद में भी इस तरीके से आप प्राइमरी की भी क्रिएट कर सकते हो। एंड लेट्स गो टू हियर एंड क्रिएट। हम अपने टर्मिनल पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमें एक कॉलम चाहिए होगा, सो हम लोग ऐड कर सकते हैं वी नो ऑल्टर टेबल कमांड, ऑल्टर स्टूडेंट्स ऐड कॉलम नेम डाल देंगे यहाँ स्टूडेंट ID, चाहे SID ले लो, SID, एंड दैट इज एक्चुअली इंटीजर, दैट्स इट। ओके सो देखते भाई, ओके आई थिंक ऑल्टर टेबल, ओके सो इसको हम लोग टेबल कर देते हैं। एग्जैक्टली हमारे पास एक कॉलम आ चुका है, आप देख सकते हो DSC से आप देख सकते हो लैपटॉप्स। ओके सो एक चीज़ गड़बड़ हो गई, हमने स्टूडेंट टेबल में ऐड कर दिया कॉलम, तो इसको हम लोग देखते हैं भाई। सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा गड़बड़ हम लोग ने कर दिया जानबूझ के। ये देखिए हमारे पास एक SID आ चुकी है स्टूडेंट टेबल में, एंड इसका डेटा अगर देखते हैं भाई, तो ये आपसे होता रहेगा, उससे परेशान मत होइए, ठीक है। आप देखो एक SID यहाँ पे आ चुकी है, जो कि हमें स्टूडेंट टेबल में नहीं ऐड करनी थी, इसको हमें ऐड करनी थी लैपटॉप टेबल। सो हम रिमूव भी कर सकते हैं, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, एंड ड्रॉप हमें करना है SID को। गई भाई आपकी टेबल ड्रॉप हो गई, आप फिर से चेक कर सकते हैं, यहाँ से टेबल ड्रॉप हो गई। अब हम इस कॉलम ऐड करते कहाँ पे, अपने लैपटॉप्स टेबल में। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल्टर, इस बार ऑल्टर हमें करना है टेबल, और इस बार मैं गलती नहीं करूँगा, नो गलती, ठीक है। तो हम यहाँ इस बार यूज़ करेंगे लैपटॉप्स एंड ऐड यूज़ करेंगे, कॉलम नेम दे देंगे SID जो कि इंटीजर है, एंड दैट्स इट। सो इस बार जो हमारी टेबल कॉलम ऐड हुआ होगा वो ऐड होगा हमारे लैपटॉप्स वाले टेबल, आप देख सकते हो SID वाला हमारे यहाँ पे आ चुका। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप क्रिएट करते समय ही बना लेते ये कॉलम, तो आपको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं होती, क्रिएट कर रहे होते उसी समय बन जाता, एंड फॉरेन की भी उसी समय क्रिएट कर सकते थे। बट हम लोग को ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तो हम लोग को ये वाला तरीका फॉलो करना पड़ेगा फॉरेन की बनाने के लिए। अब यहाँ की में नल आ रहा है, तो अब हम लोग यहाँ पे फॉरेन की बनाएंगे, हम लिखेंगे एग्जैक्टली ऑल्टर टेबल, ये कैप्स लॉक स्मॉल लॉक कैसे भी लिख सकते हो आप, हमने यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे इसको कैपिटल लिख रहा हूँ।
ऑल्टर टेबल, और मैं एक्जैक्टली टेबल को ऑल्टर करूंगा, दैट इज एक्चुअली अ लैपटॉप्स टेबल, क्योंकि फॉरेन की इसी के अंदर बनने वाली है। अभी वो ऊपर वाला कॉलम अभी नॉर्मल कॉलम है, ये वाला कॉलम, बट अब हम फॉरेन की बनाएंगे लैपटॉप्स। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे ऐड, और ऐड के बाद डायरेक्टली आप लिख सकते हो फॉरेन की, FOREIGN, फॉरेन की, और हमें देना है इस टेबल का कॉलम, दैट इज अ SID, एंड देन हमें यहाँ लिखना है रेफरेंसेस, एंड हमें यहाँ पे पेरेंट टेबल लिखना है, दैट इज अ स्टूडेंट्स, और फिर हमें स्टूडेंट टेबल की ID, दैट इज ID। ठीक, एंटर कर दीजिए, एंड एक्जैक्टली आपका ये जो है फॉरेन की क्रिएट हो चुकी है। जो लैपटॉप्स टेबल की जो SID है वो आपकी फॉरेन की बन गई है, जो कि रेफर कर रही है स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की। ठीक है, सो अब हम लोग अगर डिस्क्राइब करें DESC, एंड अब लैपटॉप्स टेबल को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, सो आप देखोगे यहाँ पे MUL आएगा। ठीक है, सो इसका मतलब ये बन चुकी है की, एंड अगर आपको MUL देखना है तो आप गूगल पे जा सकते हो और यहाँ टाइप कर सकते हो MUL in MySQL, आपको मिल जाएगा कि दिस एक्चुअली क्या है। MUL मीन्स दैट द की अलाउ मल्टीपल रोज टू हैव अ सेम वैल्यू, समझ गए ना। तो ये एग्जैक्टली फॉरेन की, और ये फॉरेन की का फीचर है कि यहाँ पे जो हमारी प्राइमरी की होगी दूसरे टेबल की, उसके मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं। हो सकता है कि एक बंदा, एक स्टूडेंट है जिसका 34 ID है, और वो 3 बार आ रहा हो, 3 लैपटॉप्स उसके पास हो, तो आप बार बार स्टोर कर सकते हो। अभी मैं उसका प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ, बट ये एक्चुअली फॉरेन की बन चुकी है। अब हम लैपटॉप्स को इंसर्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं यार हमारे पास स्टूडेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, सो सपोज हमारे पास हर्ष तिवारी के पास 2 लैपटॉप हैं। सो लेट्स इंसर्ट, हम लिखते हैं इंसर्ट वाला कमांड आप लोग देख ही चुके हैं, इंसर्ट इनटू लैपटॉप्स, एंड डायरेक्ट हम वैल्यूज यूज़ करेंगे, एंड हम एक्चुअली 2 लैपटॉप्स डायरेक्टली इंसर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पास करते हैं लैपटॉप की ID, दिस इज एक्चुअली लैपटॉप ID, लैपटॉप का मॉडल डेल, कोई ऐसा मॉडल ले लेते हैं, एंड इसकी प्राइस ले लेते हैं 55,000 रुपीज़। इसी तरह हम लोग एक लैपटॉप और ले लेते हैं, एंड इस बार हम लेते हैं HP, कोई ऐसे मॉडल ले लेते हैं, इसकी प्राइस लेते हैं 48,000। ठीक है, एंटर कर देते हैं। सो आप यहाँ पे आ चुका है कि भाई कह रहा है कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू काउंट एट रो। कहने का मतलब लैपटॉप में जितने कॉलम आपको पास करने थे उससे आपने कम ही वैल्यू पास की है। यहाँ पे आपको 4 पास करने थे, एक आपने मिस कर दिया। कौन सा मिस कर दिया? स्टूडेंट की ID। ये भी तो हमें बताना होगा कि ये लैपटॉप जो आप ऐड कर रहे हो किस स्टूडेंट का है। तो हम अप एरो दबाएंगे, ऊपर वाला एरो, और वो कमांड आ चुका होगा जो आप फायर कर चुके हो। तो हम यहाँ पे प्राइस के बाद हम पास कर देंगे भैया ये 13 वाले यूज़र का है। 13 यूज़र कौन सा था? देख लो भाई, हर्ष। ठीक है, तो ये यूज़र एग्जिस्ट करना चाहिए, अदरवाइज फॉरेन की अलाउ नहीं करेगा। चलो भाई, फिर हम दूसरा लैपटॉप भी हम देते हैं, ये भी 13 वाले यूज़र का, एंटर कर देंगे। सो आप देखोगे क्वेरी ओके 2 रोज अफेक्टेड, मतलब 2 रो अफेक्ट हुए हैं आपके इस टेबल में। एंड लेट्स सी, हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, कहाँ से? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अपने टेबल से, दैट इज अ लैपटॉप्स। आप देख लो हमारे 2 रोज आ चुके हैं। SID ये बता रही है हमें कि ये लैपटॉप किस पर्सन का है। ये लैपटॉप है 13% का, ठीक है, 13 वैल्यू का। अब हम मानते हैं चलो भाई हम राहुल के पास 2 लैपटॉप्स हैं, तो एक्जैक्टली हम एक बार इंसर्ट और लगाएंगे और लैपटॉप्स की ID बदल देंगे। ठीक है, ID सेम रहेगी तो प्राइमरी की कंस्टेंट वायलेट हो जाएगा और अलाउ नहीं होगा। डुप्लीकेट प्राइमरी की नहीं हो सकती, तो लैपटॉप्स की ID अलग अलग रखनी पड़ेगी। चलो भाई इसमें 3 दे देते हैं, एंड मॉडल डेल का कोई और दे देते हैं, मॉडल डेल का 2 दे देते हैं, एंड प्राइस ठीक है। एंड हम लोग देते हैं राहुल की ID क्या है? 56, एंड इसकी ID भी कुछ हम दे देते हैं यहाँ पे। एंड इस बार मॉडल हम चेंज करके देते हैं यहाँ पे मैकबुक एयर, ठीक है, 2022। एंड प्राइस बढ़ा देते हैं भाई, 10 कर देते हैं, और इसको भी हम देते हैं राहुल की ID, दैट इज़ अ 56। एंटर कर देंगे तो हमारे पास 2 रो और आ चुके हैं हमारे टेबल में। लेट्स सी, आप देख लो हमारे पास 2 रो और आ चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो 2 लैपटॉप्स हैं वो 13 वाले यूज़र के हैं, और ये जो लैपटॉप्स हैं वो 56 वाले यूज़र के हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कमाल की चीज़ दिखाता हूँ यार। देखो, कमाल की चीज़ का मतलब ये है कि यार, कहने का मतलब है कि अब हम ऐसे यूज़र का डेटा इंसर्ट करने जा रहे हैं, देखते हैं भाई फॉरेन की को कुछ फ़ायदा है कि नहीं है। ऐसे ही हम लोग फर्जी काम किए जा रहे हैं, तो हम ऐसा लैपटॉप एंटर करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग कुछ चीटिंग करेंगे, बेईमानी करेंगे। भैया देखते हैं कि ये जान पाता है कि नहीं जान पाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू लैपटॉप्स, और हमें ऑर्डर पता है तो हम इसीलिए कॉलम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक ID देते हैं, एंड देन हम यहाँ पे एक ले रहे हैं मैकबुक प्रो, सॉरी, ओके, सो यार गलती से मैंने गलत दबा दिया। इंसर्ट इनटू, देन हम
लैपटॉप्स, ठीक है, एंड डायरेक्टली वैल्यूज़ दे देते हैं। एंड वैल्यूज़ में हम लोग सबसे पहले आईडी एंड देन कॉमा लगा के हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मैक बुक एंड देन प्राइस कुछ ऐसा ले लो यार, प्राइस चलो मान लेते हैं 1,15,000, ठीक है। और यहाँ पे हम एक यूज़र ऐसा दे रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 74115, ये यूज़र है ही नहीं। एंटर करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे एक एरर आएगी। ये फॉरेन की का जो कंस्ट्रेंट है वो फेल हो रहा है। यहाँ पे फॉरेन की कहता है कि भाई अगर मैं रेफर कर रही हूँ किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की, तो क्यों आप वो वैल्यू नहीं दे रहे हो, कोई और वैल्यू दे रहे हो। मैं मतलब हमें सिर्फ वही वैल्यू चाहिए, उसी की प्राइमरी कीज चाहिए बस, और मैं नहीं ले सकता हूँ। तो अगर आप एरर पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। कैनॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो, तो ये बेसिकली चाइल्ड टेबल थी, उसका रो हम ऐड नहीं कर सकते या फिर अपडेट भी नहीं कर सकते। अगर आप अपडेट भी करोगे तब भी दिक्कत होगी। प्रॉब्लम ये है कि अब फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स, कह रहा है फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि आप ऐसी आईडी दे रहे हो जो बंदा है ही नहीं, प्राइमरी की मैच ही नहीं कर रही, समझ गया ना। तो अब अगर आप यहाँ सही वाली आईडी दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे आपने दे दिया यूज़र को ले लो भाई, लेट सपोज अंकित 23, तो बिल्कुल इंसर्ट हो जाएगी। आप देख सकते हो क्वेरी वर्क के 1 रो अफेक्टेड। तो अब हम लोग यहाँ सो टेबल सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, और अपनी टेबल का नाम देख सकते हैं लैपटॉप्स। आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो हमारे पास 2 टेबल अब आ चुकी हैं, दोनों में कंबाइंड डेटा हमारे पास रखा हुआ है, मतलब स्टूडेंट का डेटा 2 टेबल्स में रखा है, 1 टेबल्स में नहीं रखा है, ठीक है। अब सपोज हमें स्टूडेंट के पास और भी इंफॉर्मेशन रखनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें डिग्रीज को स्टोर करना है कि वो उसने क्या क्या कर रखा है, तो हमें एक टेबल और बनानी पड़ेगी। लेट्स पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम लोग टेबल को। सो हम यहाँ बनाने जा रहे हैं टेबल क्रिएट, ठीक है। हम ये वाला तरीका फॉलो करेंगे अब इस बार, ठीक है। तो हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, सो यहीं पे समझ लेते हैं। हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, और हमें टेबल चाहिए डिग्रीज की, ठीक है, या क्वालिफिकेशन, ठीक है। हमें यहाँ पे कॉलम्स देने हैं। अब आप समझिएगा, मैंने एंटर कर दिया। सबसे पहले हमें क्वालिफिकेशन आईडी, तो क्यू आईडी लूँगा, दैट इज़ अ इंटीजर प्राइमरी की। अगर आप चाहते हो कि ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए, तो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए, अपने आप बढ़ती रहे, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। तो इसको यूज़ करने से क्या होगा कि अब इस कॉलम को आपको नहीं देखना पड़ेगा, आप रो बस इंसर्ट करिए, इसमें वैल्यूज अपने आप आ जाएगी, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो भाई ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे क्वालिफिकेशन, डिग्री हो गया, देन लिखते हैं क्वालिफिकेशन या ईयर, किस ईयर में, ईयर क्या पता क्यू ईयर ले लें, क्या पता पहले से कोई कीवर्ड ना हो, क्यू ईयर मैंने ले लिया। एंड इसको लेते हैं वेर कैर, ठीक है, ले लेते हैं भाई ईयर, 4 ही कैरेक्टर्स हो सकते हैं यार इसमें, नॉट नल नहीं होगा, नॉट नल, ठीक है। किस ईयर में ये पास किया था, या क्यू ईयर की जगह लिखते हैं पास ईयर, क्वेरी मैंने क्यों लिया यार पता नहीं, पास ईयर, ठीक है। एंड देन हम लेते हैं एक्चुअली नेम, क्वालिफिकेशन नेम, क्या नाम है उस क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन नेम हो सकता है भैया 50 कैरेक्टर का, ठीक है। एंड एक चीज़ और लेंगे, अच्छा एक चीज़ और ले लेते हैं यार, और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जैसे हम लेते हैं अदर डिटेल, अदर इन्फॉर्मेशन, या हाँ अदर इन्फॉर्मेशन, या अबाउट ले लेते हैं, अबाउट ये वेरकेयर होगा, और इसको हम लेते हैं यार 1000 लेटर्स का, ठीक है। तो नेम तो मस्ट है, नॉट नल, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब बात आती है यार, हमने प्राइमरी की बना दी, लेकिन बात आती है कि हमें फॉरेन की बनाना है, ये क्वालिफिकेशन किस स्टूडेंट की है ये भी हमें बताना है। सो अब कैसे बताएंगे एग्जैक्टली, हम यहाँ पे फॉरेन की का कॉन्सेप्ट लेके यूज़ करेंगे। कैसे, हम यहाँ पे एक कॉलम ले लेंगे, दैट इज अ स्टूडेंट आईडी या एस आई डी, ये इंटीजर होगा, दैट्स इट। और हम यहाँ पे ये एस आई डी को बना देंगे फॉरेन की। तो एग्जैक्टली फॉरेन की कैसे बनाएंगे, आप यहाँ लिखोगे फॉरेन स्पेस की, और हमें इस टेबल के कौन से कॉलम को बनाना है, इस टेबल को बनाना है हमें, एस आई डी को फॉरेन की बनाना है। देन हमें रेफरेंसेस, एंड रेफरेंसेस में हमें अपनी पेरेंट टेबल का नाम लिखना है, दैट इज अ स्टूडेंट, अच्छा इधर स्टूडेंट पहले टेबल लिख दो, एंड देन उसकी प्राइमरी लिख दो, दैट्स इट। तो ये हमारी टेबल बन जाएगी, दैट इज अ क्वालिफिकेशन टेबल, जिसके अंदर पासिंग ईयर होगा, क्वालिफिकेशन का नाम होगा, क्वालिफिकेशन के अबाउट में के बारे में होगा, और ये कॉलम होगा फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट, फॉर आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट, या फॉर स्टोरिंग स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। अब हम इसको कॉपी करते हैं, एंड लेट्स यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट एनीवेयर, एंड एंटर करेंगे। आप देखोगे कुछ इशू आ गया, देखते हैं, हो सकता है कि हम लोगों ने कहीं गलत किया होगा वहाँ। ओके, सो ये
सो ये बता रहा है कि एरर आ रहा है। सो ये वाला कमेंट हम लोग हटा देते हैं यार सबसे पहले। सो चलो भाई कॉपी करते हैं, वहीं पे हटाते हैं। हम लोग यहाँ आते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं। सॉरी यही क्यों कॉपी हुआ पता नहीं। लेट्स कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पे आते हैं पेस्ट एंड हम लोग ये कमेंट हटाएंगे। सॉरी ऊपर तो कर्सर जा ही नहीं रहा यार, ऊपर कर्सर नहीं जा रहा। तो एक काम करते हैं, क्वेरी हम यहीं से बना लेते हैं अच्छी वाली, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी क्वेरी चलेगी। यहाँ आते हैं, पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। एग्जैक्टली हमारी क्वेरी चल गई और प्राइमरी की बन चुकी होगी। अब अगर हम टेबल्स देखें, सो टेबल्स तो हमें यहाँ पे 3 टेबल्स मिल रही है, स्टूडेंट, क्वालिफिकेशन एंड लैपटॉप्स। स्टूडेंट, क्वालिफिकेशन एंड लैपटॉप्स। नाउ इट्स ग्रेट। अब हम लोग क्वालिफिकेशन टेबल्स को जरा डिस्क्राइब करते देखते हैं कौन कौन से कॉलम आ गए। डिस्क्राइब, DESC, क्वालिफिकेशंस। ठीक है, आप देखोगे क्वालिफिकेशन में हमारी एक QID है जो कि इंटीजर है, नल नहीं हो सकती, प्राइमरी की है एंड ये ऑटो इंक्रीमेंट है। इसका कॉलम अपने आप से बढ़ेगा। ठीक है, चलो भाई अच्छी बात है। पासिंग ईयर है, नेम है, अबाउट है एंड ये स्टूडेंट ID है, दैट इज MUL। मल्टीपल इंस्टेंसेस ये स्टोर कर सकती है उस प्राइमरी की जिसको ये रेफर कर रही है। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं। लेट सपोज हमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट या पहले हम स्टूडेंट देख लेते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब हमें सपोज हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है हर्ष की 2 क्वालिफिकेशन, एक BTech और एक MTech। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू क्वालिफिकेशंस एंड इस बार हमें देना पड़ेगा, हमें क्वालिफिकेशन के नाम में डालना है वैल्यूज़ और ईयर में डालना है वैल्यूज़। या पास ईयर था, पास ईयर। ऑर्डर आप इधर उधर कर सकते हो अगर आप नाम यूज़ कर रहे हो तो। एंड देन हम एक फील्ड और थी शायद, SID थी, एक बार यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। नेम, अबाउट भी था, तो पहले अबाउट ले लेते हैं, अबाउट एंड देन SID लेते हैं। ठीक है, एंड देन हम लोग वैल्यूज़ लेंगे एंड वैल्यूज़ में 2 वैल्यूज़ हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो भाई ओके। नाउ अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पास करते हैं नेम, क्वालिफिकेशन का नाम, तो हम लिखते हैं यहाँ VTech। पासिंग ईयर सपोज 2019 वेयर कर था, लेट्स सी एग्जैक्टली वेयर कर था तो 2019। ठीक है, एंड अबाउट लिखते हैं फ्रॉम IIT। ठीक है, IIT एंड स्टूडेंट ID तेरा हर्ष है तो 13 है। ठीक है, आप देख सकते हो स्टूडेंट ID हर्ष की 13 है। एंड देन हम लोग फिर से नेम पास करेंगे MTech। ठीक है, एंड इस बार 2022 फ्रॉम AKTU। ठीक है, एंड देन 13 इंसर्ट कर दीजिए। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अब हम लोग अगर देखते हैं क्वालिफिकेशंस टेबल में, तो हमारे पास देखते हैं डेटा आया कि नहीं आया भाई। सो लेट्स सी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्वालिफिकेशंस। आप देख सकते हो हमारे पास डेटा आ चुका है, 2 क्वालिफिकेशन आ चुकी और ये आ चुकी हर्ष की। इसी तरह और क्वालिफिकेशन आप ऐड कर सकते हो, जैसे हमें ऐड करना है, एक क्वालिफिकेशन ऐड करना है किसी और स्टूडेंट का, तो लेट्स सी एक ही क्वालिफिकेशन में ऐड करूँगा। ओके, सो गड़बड़ा गया कुछ। ठीक है, तो यहीं तक चलते हैं, यहाँ तक कॉमा लगा देते हैं और बस ID चेंज करते हैं, 56 कर देते हैं इसको। ठीक है, तो एक और क्वालिफिकेशन ऐड हो चुकी है, आप देख सकते हो, जो कि 56 वाले स्टूडेंट की है। एंड अगर आप स्टूडेंट की ID गलत पास कर दोगे तो ये फिर से फॉरेन की बताएगा कि हम नहीं ऐड कर पाएंगे क्योंकि ये स्टूडेंट है ही नहीं, तो फॉरेन की कंस्टेंट हमारा नहीं मैच करेगा। ओके, सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो अब हमारे पास 3 टेबल बन गई। लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे पास कैसे 3 टेबल बनी। तो यार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओपन कर लेते हैं अपना। सो गाइज लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने क्या काम किया। हम लोग के पास एक स्टूडेंट टेबल थी, यहाँ पे स्टूडेंट्स टेबल थी ऑलरेडी, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, एंड हम लोगों ने इसको एक और नई टेबल बनाई, दैट इज अ लैपटॉप्स टेबल एंड एक और टेबल बनाई हम लोगों ने क्वालिफिकेशंस टेबल। ठीक है, क्वालिफिकेशंस और हम लोगों ने क्या किया, इस टेबल को इन दोनों टेबल से कनेक्ट किया है। ठीक है, दैट मीन्स इस टेबल को हमने इससे कनेक्ट किया है एंड अगेन हमने इस टेबल को इससे कनेक्ट किया। कनेक्टिविटी है और कनेक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ फॉरेन कीज़ है। किसकी हेल्प से, फॉरेन की हेल्प से कनेक्टिविटी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फॉरेन कीज, विद द हेल्प ऑफ फॉरेन कीज। ठीक है,
अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि एक्चुअली यहाँ पे रिलेशनशिप भी आपको देखना होगा। एक स्टूडेंट कई सारे लैपटॉप्स स्टोर कर सकता है, क्योंकि जब आप लैपटॉप्स ऐड कर रहे हो तो उस समय आप आईडीज़ बार बार पास कर सकते हो। मैंने यहाँ पे किया भी है लैपटॉप्स के अंदर। अगर मैं दिखाऊँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लैपटॉप्स, तो आप देख सकते हो मैंने हर्ष को 2 लैपटॉप असाइन किया। दैट मीन्स एक हर्ष है और उसको 2 लैपटॉप असाइन किए। हो सकता है मैं 3 कर दूँ, 4 कर दूँ, 5 कर दूँ। तो इसीलिए एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल लैपटॉप्स हो सकते हैं। दैट मीन्स ये जो रिलेशनशिप है दैट इज़ अ 1 टू मैनी रिलेशनशिप। यहाँ 1 है, 1 टू मैनी रिलेशनशिप, तो ये 1 है। एंड एग्जैक्टली हमारे पास एक लैपटॉप एक मैप होगा मैनी से, तो इसको बोलते हैं 1 टू मैनी रिलेशनशिप। एग्जैक्टली सेम हमारा फॉलो होगा किसके लिए? सेम हमारा फॉलो होगा एक स्टूडेंट के पास कई सारी क्वालिफिकेशन होती है। दैट मीन्स ये 1 टू मैनी रिलेशनशिप हम लोगों ने स्टेब्लिश की। 1 टू मैनी रिलेशनशिप हम लोगों ने स्टैब्लिश की, 1 टू मैनी रिलेशनशिप स्टैब्लिश की। इस तरीके से आप 1 टू मैनी रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हो अमंग्स द टेबल्स। एक से ज़्यादा टेबल भी आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 3 टेबल कनेक्ट की। एंड आप ऐसा भी कर सकते हो, स्टूडेंट को लैपटॉप से कनेक्ट कर दो, लैपटॉप को क्वालिफिकेशन से कनेक्ट कर दो, अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। जब आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो उस केस में हमें मल्टीपल टेबल्स को कनेक्ट करना होता है, तो हम यही वाला ट्रिक फॉलो करते हैं। तो गाइस एक चीज़ हम लोग और देख लेते हैं कि अगर आपको फॉरेन की बना दी है आपने और अगर उसे ड्रॉप करना है तो आप बहुत आसानी से ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली हम ड्रॉप कर सकते हैं फॉरेन की। कैसे हम देखते हैं। ठीक है, जैसे आपने क्या किया था, आपने कंस्ट्रेंट को ऐड किया था वैसे ही, क्योंकि फॉरेन की एक तरीके का कंस्ट्रेंट ही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर फॉरेन की एक कंस्ट्रेंट है तो ऑब्वियसली बात कंस्ट्रेंट को ऐड कर सकते हैं, तो कंस्ट्रेंट को क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली हम लोग ऑल्टर टेबल की हेल्प से फॉरेन की को हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल एंड टेबल का नाम लिख देंगे, सपोज जो भी टेबल का नाम है, हमारे पास यहाँ टेबल नेम है। एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे इस बार ड्रॉप एंड देन हम लिखेंगे ड्रॉप फॉरेन की एंड अपने कंस्ट्रेंट का नाम लिख देंगे, जो भी है कंस्ट्रेंट नेम। आपने जो भी नेम ले रखा हो वो नेम लिख सकते हो। सो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपने ऐसा कुछ बनाया है तो कंस्ट्रेंट नेम आपको पता है तो आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट नेम दे सकते हो। बट कंस्ट्रेंट नेम इंपॉर्टेंट है जाना यार, तभी तो फॉरेन की को डिलीट करोगे, अदरवाइज फॉरेन की को डिलीट आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको फॉरेन की ड्रॉप करना है तो ऑब्वियसली बात कंस्ट्रेंट नेम आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं ऑल्टर टेबल डेटाबेस टेबल का नाम एंड देन ड्रॉप। किसे ड्रॉप करना है, फॉरेन की को ड्रॉप करना है। एंड फॉरेन की को ड्रॉप करना है तो कौन सा कंस्ट्रेंट यूज़ करना है। सो अभी हम यहाँ पे ड्रॉप नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम लोग को और भी चीज़ें समझनी, एग्जांपल समझने। सो लेट्स सी दोज एग्जांपल्स। अब हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हैं। हमारे पास यहाँ पे अगर देखें यार तो हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हैं। सो टेबल्स करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल टेबल, 3 टेबल है और आपस में तीनों इन्फॉर्मेशन स्टोर है। अगर हमें किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। मान लो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमने निकाल लिया, बट यहाँ पे तो वही इन्फॉर्मेशन आ रही जो इस टेबल के अंदर है। अब किसी को भाई हर एक स्टूडेंट की क्वालिफिकेशंस भी दिखाना है या हर एक स्टूडेंट के लैपटॉप्स भी दिखाना है, तो कैसे दिखा पाएंगे? समझ पा रहे हो मेरी बात क्या कर रहे हो? या मान लो हर एक स्टूडेंट के लैपटॉप्स दिखाना है, हर स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन भी दिखाना है, तो कैसे कर पाएंगे भाई? ये चीज़ पॉसिबल है? एग्जैक्टली। तो जब भी हम क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा टेबल को इकट्ठा करके या एक से ज़्यादा टेबल से डेटा को एक साथ निकालते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ज्वाइंस। क्या बोलते हैं? ज्वाइंस। व्हेनेवर वी हैव टू फेच द डेटा फ्रॉम द मल्टीपल टेबल्स टुगेदर देन वी विल यूज ज्वाइंस या वी हैव टू यूज ज्वाइंस। इन दैट केस ज्वाइन का हम लोग यूज़ करेंगे डेटा को फेच करने के लिए। ठीक है, तो ज्वाइन किस लिए यूज़ होता है? ज्वाइन एक्चुअली इसीलिए यूज़ होता है जब हमारे पास मल्टीपल टेबल से डेटा फेच करना होता है। ठीक है, मल्टीपल टेबल से डेटा फेच करना होता है, देन हम लोग ज्वाइन को यूज़ करते हैं। व्हेन वी हैव टू फेच डेटा फ्रॉम द मल्टीपल टेबल, व्हेन we have to fetch the data from multiple tables। तो अब हमारे पास सपोज हमें सबसे पहले निकालना है स्टूडेंट और उसके लैपटॉप्स निकालने। तो हम अभी स्टूडेंट और लैपटॉप्स की इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखेंगे। अभी हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि हमारे पास एक क्वालिफिकेशन टेबल भी है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कैसे निकालते हैं, क्वेरी वगैरह समझते हैं। अब हमारे पास बात आ गई मल्टीपल टेबल्स की, तो यार ज्वाइंस लगाएंगे। एंड ज्वाइंस लगाने का सबसे बढ़िया तरीका हम लोग प्रैक्टिकल समझे। ठीक है, तो हमारे पास एक स्टूडेंट्स टेबल है, एक हमारे पास लैपटॉप्स टेबल है एंड सब स्मॉल में है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लैपटॉप्स टेबल है एंड हमारे पास एक यहाँ पे स्टूडेंट्स टेबल है। ओके, नाउ अब बात आती है यार कि हम कैसे ज्वाइन करेंगे, मल्टीपल टेबल से कैसे डेटा निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको सोचना होगा, फर्स्ट वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाट कॉलम्स हम निकालने जा रहे हैं, व्हाट कॉलम्स दैट वी आर थिंकिंग टू फेच आउट
कौन कौन से कॉलम है, इसके और इसके। तो सपोज़ हमारे पास यहाँ पे हमें निकालने हैं कॉलम्स, हमें निकालने हैं स्टूडेंट से नेम निकालना है, स्टूडेंट से सिटी निकालना है, और लैपटॉप से हमें निकालना है मॉडल एंड प्राइस, ये निकालना है। अब दो जो कॉलम है वो हमारे स्टूडेंट टेबल से है एंड दो जो कॉलम है हमारे लैपटॉप्स टेबल से। इसका मतलब हम यहाँ पे दो टेबल से डेटा निकाल रहे हैं और इसी को हम ज्वाइन बोलते हैं। वेन एवर वी आर फेचिंग द डेटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल टुगेदर, देन दैट दिस पूरा प्रोसेस, दिस होल प्रोसेस इज एक्चुअली अ ज्वाइनिंग। ठीक है, ज्वाइन प्रोसेस। हम लोग ज्वाइन करके देन डेटा को फेच करेंगे। चलो भाई कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो हमें एक्जैक्टली क्वेरी बनानी है एंड क्वेरी बहुत ईजी है यार। देखो, एक तो हम इक्वल ज्वाइन करेंगे, सिंपल ज्वाइन, अलग अलग तरीके ज्वाइंस है। सो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यार नॉर्मल ज्वाइन। नॉर्मल ज्वाइन, इसको बहुत सारे लोग इक्वल ज्वाइन भी बोलते हैं, बट हम बोल रहे हैं सिंपल ज्वाइन विदाउट एनी कीवर्ड। सिंपल ज्वाइन है बिना कोई कीवर्ड, हमें कोई कीवर्ड वगैरह नहीं यूज़ करना, सिंपल ज्वाइन। तो हमें सबसे लिखना है, पहले सेलेक्ट लिखना है एंड देन हमें एक टेबल का एलियास दे देंगे, अपने दिमाग में सोच लेंगे, या विदाउट एलियास भी कर सकते हो बट आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टूडेंट्स टेबल से हमें चाहिए नेम, कॉमा हमें चाहिए स्टूडेंट्स टेबल से सिटी, एंड हमें चाहिए लैपटॉप्स टेबल से मॉडल, एंड हमें चाहिए लैपटॉप्स टेबल से प्राइस। तो जो जो कॉलम आपको चाहिए वो आप यहाँ पे निकाल लीजिए। समझ गए सभी लोग, जो जो कॉलम्स आपको चाहिए वो निकाल लीजिए, टेबल के साथ रेफर करिए। क्योंकि आप मान लीजिए आपने नेम लिख दिया तो समझ नहीं पाएगा भाई क्वेरी इंजन नहीं समझ पाएगा कि वो नेम किस टेबल में है, स्टूडेंट टेबल में, लैपटॉप्स टेबल में। तो इससे बढ़िया है कि आप पहले से बता दो कि स्टूडेंट्स के अंदर नेम है, स्टूडेंट्स के अंदर सिटी है, लैपटॉप्स के अंदर मॉडल है एंड लैपटॉप्स के अंदर प्राइस है। तो अगर आपके पास 3 टेबल हैं तो भी आप जितने कॉलम्स चाहिए वो आप ऐसा करके लिख लो। देन हम यूज़ करेंगे फ्रॉम, एंड फ्रॉम में यहाँ पे हम दोनों टेबल लिख देंगे कि भैया हमें स्टूडेंट टेबल से निकालना है एंड साथ ही साथ में हमें लैपटॉप टेबल से डेटा को फेच करना है, स्टूडेंट एंड लैपटॉप्स। वेयर कंडीशन लगाएंगे ज्वाइन करने के लिए, वेयर हमें ज्वाइन करना होगा कि हमें कहना है स्टूडेंट्स टेबल डॉट आईडी, स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की अगर मैच करेगी हमारे लैपटॉप्स टेबल की फॉरेन से SID। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमारी ज्वाइनिंग कंडीशन है। समझ गए, मतलब अगर स्टूडेंट टेबल, क्योंकि भाई उस स्टूडेंट के साथ उसी के लैपटॉप आने चाहिए ना, तो वो कंडीशन कौन सी है, वो यही वाली कंडीशन है। ये दिस इज एक्चुअली ज्वाइनिंग कंडीशन, कि जब भी हमारे स्टूडेंट आईडी हमारे स्टूडेंट टेबल की स्टूडेंट आईडी मैच कर जाएगी लैपटॉप्स की स्टूडेंट आईडी से, तो इसका मतलब वो वही का उसी का लैपटॉप है। समझ गया, जैसे मान लो आपके पास बहुत सारे रूम्स हैं, आपका रूम कौन सा है, जाओगे अंदर तो देखोगे अच्छा ये मेरी फोटो लगी है, इसका मतलब यही मेरा रूम है। समझ गया ना, तो यहाँ पे यही चीज़ है। जैसे ही सारे रोज को देखेगा आपके स्टूडेंट टेबल से लैपटॉप टेबल से मैचिंग कराएगा। अगर उसको स्टूडेंट टेबल से आईडी, दैट मीन स्टूडेंट आईडी, और लैपटॉप टेबल से स्टूडेंट आईडी मैच कर गई तो वो फेच कर देगा ये सारी इन्फॉर्मेशन। लेट्स फेच इट आउट। हम लोग देखते हैं इस टेबल को, इस कॉलम को कॉपी कर लेते हैं, क्वेरी को, एंड यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। सो अभी आप देखोगे कुछ एरर आ रही है एंड लेट्स सी हमारे पास कहाँ एरर आ रही है। एग्जैक्टली एरर ये आ रही है कि हम लोग डबल कोट्स नहीं लिए, हम लोग को सिंगल कोट्स लिखना है। एंड अभी भी हमारे पास स्टूडेंट्स डॉट नेम, ओके सो स्टूडेंट्स के अंदर नेम तो है यार। ओके सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमा देते हैं, क्योंकि हमने मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पे असाइन, मल्टीपल टेबल्स यहाँ पे दे रखा है, तो आप कॉमा यूज़ करिएगा, ठीक है, पहले टेबल एंड दूसरे टेबल के बीच में, अदरवाइज एरर आएगी। हम एंटर करेंगे, एग्जैक्टली आपके पास यहाँ पूरा डेटा आ चुका होगा। तो हम लोगों ने करेक्शन क्या क्या किया, 2 चीज़ करेक्शन की क्वेरी में। सबसे पहली चीज़ तो हमने सिंगल इक्वल टू यूज़ करना है। दूसरी चीज़, हमको टेबल्स के बीच में मल्टीपल टेबल्स हैं तो हमें कॉमा से सेपरेट करना है, ठीक है। तो अगर आपके पास 3 टेबल हैं तो कॉमा लगा के एक और टेबल दे दीजिए और एक और ज्वाइनिंग कंडीशन दे दीजिए। एंड देन हमारे पास देखो परफेक्ट चीज़ आ चुकी है। हमारे पास हर्ष मुंबई से है और एक मॉडल, ये वाला लैपटॉप है इनके पास, इसकी प्राइस ये है, एंड हर्ष मुंबई से ही है, वही बंदे हैं। एंड देन यहाँ पे हमारे पास डेल इनका मॉडल है एंड देन ये प्राइस है। सारे यूज़र की लैपटॉप लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है और उनकी प्राइस भी आ चुकी है। अच्छा, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, एग्जैक्टली यूज़ कर सकते हो आप एलियास का भी, क्वेरी को थोड़ा सा बढ़िया बनाने के लिए। कहने का मतलब हम यहाँ पे स्टूडेंट को एक S नाम से एलियास दे देंगे, लैपटॉप को L नाम से एलियास दे देंगे। अब आपको यहाँ पे और यहाँ पे स्टूडेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली S यूज़ कर सकते हो। एंड लैपटॉप्स जहाँ आपने यूज़ किया, यहाँ पे एंड यहाँ पे आप इसको बंद करो और आप L यूज़ कर सकते हो, बस ठीक है। सो एग्जैक्टली आपका थोड़ा सा काम आसान हो गया,
थोड़ा काम ये आसान हो गया कि ये क्वेरी बहुत ज़्यादा हौच पौच लग रही थी, बहुत ज़्यादा मिक्स लग रही थी, क्योंकि बार बार टेबल के नाम को रिपीट करना पड़ता था। तो हम लोगों ने यहाँ पे एलियास यूज़ कर लिया। एलियास यूज़ कर लिया क्या करने के लिए, थोड़ा सा क्वेरी को शॉर्ट करने के लिए, कि बार बार रेपिटेशन, नेम के रेपिटेशन रिपीट ना करें। क्योंकि यार देखो यहाँ पे तो टेबल के नाम बहुत आसान आसान है, स्टूडेंट है एंड देन हमारे पास लैपटॉप्स है, लेकिन जब प्रोजेक्ट बड़े होते हैं तो मीनिंगफुल नेम देने के लिए कभी कभी टेबल का नाम लंबा भी हो जाता है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एलियास प्रोवाइड किया है, ठीक है, एलियास प्रोवाइड किया, और ये क्वेरी भी हमारी परफेक्ट चलेगी, वही डेटा हमें निकाल के लाएगी। लेट्स सी, पेस्ट कर देते हैं एंड एग्जैक्टली हमारे पास वही डेटा मिल जाएगा। सो आप देख सकते हो। ओके, सो ये क्या पेस्ट हो गया भाई, कुछ और ही पेस्ट हो गया। लेट्स सी, हम ये वाला कॉपी करते हैं, कॉपी, एग्जैक्टली आप देख सकते हो वही डेटा हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग सिंपल ज्वाइन यूज़ करेंगे। इसमें कोई अलग से कीवर्ड नहीं यूज़ किया हम लोगों ने, मतलब इनर ज्वाइन वाइन का कोई कीवर्ड नहीं यूज़ किया, सिंपल ज्वाइन किया, मतलब ज्वाइन तो हो गया बट विदाउट एनी कीवर्ड। अदरवाइज हमारे पास कीवर्ड्स भी हैं ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्यू ज्वाइन। आप देख सकते हो अगर गूगल पे जाओगे। सो लेट्स, मैं दिखा दूँ आपको, बता रखा कैसे करना है, ठीक है। सेलेक्ट कॉलम एंड देन कॉलम के नाम दे रखे हैं वेयर में, यहाँ ज्वाइनिंग कंडीशन दे रखी है, तो इसी को हम बोलते हैं इक्यू ज्वाइन। और इसके बारे में आप देख सकते हो, बाकी आप दूसरी साइट्स भी देख सकते हो। W3 रिसोर्स भी इन्होंने दे रखा है कैसे इक्यू ज्वाइन वगैरह लगाते हैं। परफॉर्म जॉइंस अगेंस्ट इक्वालिटी और मैचिंग कॉलम्स वैल्यूज एसोसिएटेड विद द टेबल्स। तो इसमें सिंपल कोई आपको कीवर्ड्स वगैरह नहीं यूज़ करना पड़ता है, यही सेम ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं दूसरे कीवर्ड्स की हेल्प से, ठीक है, जिसको हम लोग इनर ज्वाइन बोलते हैं। सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द इनर ज्वाइन। तो इसको हम बंद करते हैं। ब्राउज़र अभी हमें ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है, ब्राउज़र की ज़रूरत होगी हमें तब मैं ओपन करूँगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनर ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन का रिजल्ट एकदम सेम होगा, बट यहाँ पे जो हम लोग इंटर नहीं इनर ज्वाइन बट यहाँ पे हम लोग कीवर्ड यूज़ करेंगे इनर और ज्वाइन का, दो कीवर्ड यूज़ करेंगे ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो आप समझिएगा कैसे करना है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि रिजल्ट वही होगा, जो इसका रिजल्ट है वही इसका रिजल्ट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग नॉर्मल नहीं करेंगे, इक्वालिटी को चेक करके ज्वाइन नहीं कर देंगे, यहाँ पे हम कीवर्ड यूज़ करेंगे इनर ज्वाइन। देखिए कैसे एग्जैक्टली ये सब चीज़ें तो सेम रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट s डॉट नेम कॉमा s डॉट सिटी कॉमा l डॉट मॉडल कॉमा l डॉट प्राइस। कॉलम्स ले लिया आपने, फिर लिखोगे आप फ्रॉम, एक टेबल का नाम लिख दोगे स्टूडेंट्स, देन आप एलियास लिख दो, इनर ज्वाइन, और आप लिखोगे ओके सो इनर ज्वाइन, एंड देन आप दूसरे टेबल का नाम लिखोगे लैपटॉप्स ऑन, एंड देन आप अपनी फील्ड्स लिख दोगे कि भैया हमारी स्टूडेंट s डॉट आई डी मैच कर रही है अगर l डॉट एस आई डी से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इनर ज्वाइन यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरह इसी फॉर्मेट में आपको डेटा फॉलो अप करना है, ठीक है। आपको एग्जैक्टली यहाँ पे नेम अपने सारे कॉलम्स लिख देने हैं टेबल के, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एलियास यूज़ किया है, स्टूडेंट का एलियास s रख दिया है एंड लैपटॉप्स का एलियास रख दिया है l, रख देते हैं। एंड देन अगर आपने एलियास रख दिया तो यूज़ दैट एलियास, आप उन एलियास को यूज़ करोगे। तो एलियास को यूज़ करके हमने सारे कॉलम्स को फेच कर लिए। एंड देन फ्रॉम में तो आपको पता है पहली टेबल का नाम, देन आपको यहाँ पे डायरेक्टली वेयर क्लॉज में ये इक्वालिटी नहीं चेक करनी, वेयर क्लॉज में ये हमने वेयर क्लॉज में चेक किया था इक्वी ज्वाइन में, बट ये इक्वालिटी इक्वी ज्वाइन की हम यहाँ नहीं यूज़ करेंगे। आपको सिंपली स्टूडेंट s लिखना है, पहली टेबल लिखना है, देन आपको यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करना है इनर ज्वाइन, इनर स्पेस ज्वाइन लैपटॉप्स, दैट मीन्स इस टेबल को हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं इस टेबल से, ठीक है। ऑन किस फील्ड पे, s डॉट आई डी इक्वल टू l डॉट आई डी। तो ये एक्चुअली वेयर से इक्वलिटी नहीं चेक कर रहे हैं, ऑन पे हम लोग कंडीशन दे रहे हैं, समझ गए ना। तो वेयर से इक्वलिटी नहीं चेक कर रहे हैं, ये रिजल्ट वही देगा, इनर ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन का रिजल्ट एक ही रहता है। सो लेट्स चेक इट आउट, हम यहाँ पेस्ट कर दें, एंटर करेंगे, सो आप देखोगे वही रिजल्ट आएगा, एक्जैक्टली वही रिजल्ट आने वाला। सो इस तरीके से हम लोग क्या फॉलोअप कर सकते हैं इनर ज्वाइन, ठीक है, इनर ज्वाइन फॉलोअप कर सकते हैं। इवन हम कंडीशंस वगैरह भी लगा सकते हैं कि यार हमें वही या हमें हर्ष तिवारी के सारे लैपटॉप चाहिए, तो एग्जैक्टली आप यही चीज़ फॉलो करो, चाहे इस वाले कमांड से, कौन से कमांड से यार, चाहे आप इक्वी ज्वाइन से करो चाहे इनर ज्वाइन से करो, एक ही चीज़ है, बस हम एक कंडीशन लगा देंगे। बस सपोज हम लेट्स एलियास वाला ये वाला तरीका यूज़ करते हैं, कॉपी कोड एंड यहाँ पे आते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन और लगा दीजिए, ये मैच होना चाहिए, साथ ही साथ में हमारा जो स्टूडेंट डॉट नेम है उसकी वैल्यू होनी चाहिए हर्ष तिवारी। तो हम यहाँ जाएंगे हर्ष
तिवारी। तो बाकी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें सेम अप्लाई होंगी। एंड लगा के आप और कंडीशंस ज्वाइन कर सकते हो, कोई ज़रूरी थोड़ी ना एक ही कंडीशन ज्वाइन करो। आप अपने जो भी आप अपने टेबल में काम कर रहे हो वो सारी कंडीशंस यहाँ पे लगा सकते हो। एंड और नॉट इन लाइक सब चीज़ यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड एग्जैक्टली ऐसा करके निकाल सकते हो। इवन कंडीशंस इसमें भी लगा सकते थे, ऐसा नहीं इसमें भी कंडीशन लगा, कंडीशन आप दोनों में लगा सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग मल्टीपल टेबल से डेटा को निकालते हैं। एंड लेट्स चेक कि इसके अलावा भी कुछ ज्वाइंस होते हैं, उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे इक्वी ज्वाइन था, सिंपल ज्वाइन, इसी को हम लोग इक्वी ज्वाइन बोलते हैं। तो ये सिंपल ज्वाइन था एंड देन इनर ज्वाइन था। इन दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा, चीज़ याद रखिएगा, इक्वी ज्वाइन का और इनर ज्वाइन का। तो आप इनर ज्वाइन यूज़ कर लीजिए, कोई इशू नहीं। इसके अलावा भी ज्वाइन होते हैं, जैसे हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। तो इनके बारे में हम लोग चीज़ें सीख लेते हैं, ओके। भले ही प्रैक्टिकल ना करें बट आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसा यूज़ इतना ज़्यादा तो होगा नहीं हमारे प्रोजेक्ट वगैरह में, अभी इस कोर्स की बात कर रहा हूँ, बाकी आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो यूज़ होगा, ओके। सो थोड़ा बहुत हम लोग बात कर लेते हैं। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने जो सर्वर से, MySQL सर्वर से या डेटाबेस सर्वर से कनेक्टिविटी करने के लिए यूज़ किया था अपना यहाँ पे कमांड लाइन क्लाइंट, सारा चीज़ कमांड को टाइप करके किया था। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग GUI को इंट्रोड्यूस करते हैं और अब हम लोग सारा काम करने वाले हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से। अब ये GUI मिलेगा कैसे? तो GUI एक्चुअली आपको मिल चुका है जब आपने अपना MySQL का सर्वर इंस्टॉल किया था, तो आपको वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर और मिला था, दैट इज़ एक्चुअली अ वर्क बेंच। दैट इज़ अ वर्क बेंच। जो वर्क बेंच था वो हमारा एक्चुअली क्लाइंट था, जो कि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI क्लाइंट था। ये जो हमारा था वो एक्चुअली GUI क्लाइंट था, GUI क्लाइंट था। समझ गए मेरे बात? तो अब हम लोग इससे कनेक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी करेंगे कैसे? जो सर्वर की इन्फॉर्मेशन है उन सर्वर की इन्फॉर्मेशन हम अपने क्लाइंट को दे देंगे। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन सर्वर की? जैसे हम इसको दे देंगे होस्ट, पोर्ट एंड देन यूज़र नेम एंड देन यूज़र का पासवर्ड। बस ये इन्फॉर्मेशन हम सर्वर को दे देंगे, सॉरी अपने क्लाइंट को दे देंगे। ये सारी सर्वर की इन्फॉर्मेशन है, तो ये सारे सर्वर की इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट को दे देंगे और ये क्लाइंट क्या करेगा, आपके सर्वर से कनेक्टिविटी कर लेगा। और जब कनेक्टिविटी कर लेगा तो हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और हमें यहाँ से रिस्पॉन्स मिल सकता है, एग्जैक्टली। बट अब हम लोग देखते हैं यार क्लाइंट और GUI में डिफरेंस क्या है, क्लाइंट और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में डिफरेंस क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग यहाँ पे सिंपली एज सिंपल एज दैट हम लोग एग्जैक्टली देखो यहाँ पे आएंगे विंडोज़ पे एंड यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे इस बार वर्क बेंच, एंटर कर लेंगे। तो जैसे आप वर्क बेंच टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, ओपन हो जाएगा आपका GUI वर्क बेंच ऐसे। एंड ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम में नहीं होंगी, ये हमारे सिस्टम में। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारा काम कर चुका हूँ या कर रहा हूँ। कुछ हमारे ड्रॉपलेट्स के डेटाबेसेस हैं, कुछ अलग अलग डेटाबेस। आपके में कुछ नहीं रहेगा, बट यहाँ पे एक प्लस का आइकन रहेगा, इस प्लस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको पास करना है अपने डेटाबेस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने अभी यहाँ पे बात की, होस्ट, पोर्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड, तभी ये वर्कबेंच कनेक्ट हो पाएगा। तो हम यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, हम लोग यहाँ देते हैं बूट कोर्स एंड स्टैंडर्ड TCP IP रखोगे, कोई इशू नहीं, यही रखना है आपको। एंड देन हमें हमारा जो होस्ट है वो 127.0.0.1 परफेक्ट है। इसको आप लोकल होस्ट कर सकते हो, इसका रीज़न है लोकल होस्ट, या फिर आप 127.1.1 क्यों यूज़ करते हो भाई? ठीक है, क्योंकि हम लोग यार सिंपल सी बात है कि हमारा जो डेटाबेस सर्वर चल रहा है वो लोकल होस्ट पे चल रहा है। लोकल होस्ट का जो बाय डिफॉल्ट IP है वो एड्रेस होता है 127.0.0.1 ये होता है, इसीलिए यहाँ पे यूज़ करना है। और बाय डिफॉल्ट पोर्ट आपको देना है 3306। तो बाय डिफॉल्ट जब आपने MySQL इंस्टॉल किया होगा तो पोर्ट नंबर 3306 होगा, लेकिन हमने चेंज कर रखा है, तो हमारा जो MySQL सर्वर है वो 3307 है। समझ गए सभी लोग? 3307 है। इसको चेक भी कर सकते हो। हम लोग ओपन कर लेते हैं अपना टर्मिनल। सो लेट्स यूज़ टर्मिनल। हम लोग अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं अपने MySQL से, MySQL U रूट एंड देन देंगे हम पोर्ट, हमारा 3307 पोर्ट है। एंड देन हम यहाँ पे दे देंगे -P फॉर द पासवर्ड एंड पासवर्ड मांगे, हम अपना पासवर्ड दे देंगे, कनेक्ट हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको /s टाइप करना है, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि हमारा जो पोर्ट नंबर है 3307 है, आपको 3306 दिखाएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दिया और ये लोकल होस्ट पे चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एग्जैक्टली लोकल होस्ट पे चल रहा है, तो ये IP आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देन हम रूट यूज़र से एक्सेस कर रहे हैं, परफेक्ट है। एंड रूट यूज़र का पासवर्ड क्या है, पासवर्ड डाल दीजिए, ओके कर दीजिए, जो भी पासवर्ड आपने डाला होगा इंस्टॉल करते समय। अच्छा, डिफॉल्ट आप स्कीमा भी डाल सकते हो, अपना डेटाबेस डायरेक्टली डाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो, बाय डिफॉल्ट वहाँ पे सारे डेटाबेसेस दिखेंगे, तो वहाँ से हम लोग चूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब हम टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ सक्सेसफुली मेड द MySQL कनेक्शन, ओके कर देंगे एंड हम लोग ओके कर लेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे बूट कोर्स नाम से एक आपका कनेक्शन आ जाएगा। इस कनेक्शन पे डबल क्लिक करके हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे वो सारे डेटाबेसेस हमें दिख जाएंगे। ठीक है,
एंड यहाँ पे हमारा डेटाबेस भी दिखेगा बूट कोर्स। इस डेटाबेस को हम लोग ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर हमें टेबल्स दिखेंगे, व्यूज़ दिखेंगे, स्टोर प्रोसीजर दिखेंगे, फंक्शंस दिखेंगे। तो हम लोग ने टेबल्स के बारे में तो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। व्यूज़ टेबल की तरह व्यूज़ भी होते हैं, व्यूज़ भी बना सकते हैं हम लोग, एंड प्रोसीजर भी बना सकते हैं, फंक्शंस भी बना सकते हैं। तो अगर आपने बना रखे हैं तो दिखेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इनको बना भी सकते हो। ठीक है, नई टेबल भी बना सकते हो, यहाँ राइट क्लिक करके क्रिएट कर लो। यही GUI और कमांड लाइन में अंतर है। कमांड लाइन में सारी चीज़ कमांड चला के होती थी, यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ टेबल का नाम दे दो। जैसे आपने यहाँ दे दिया एक टेस्ट टेबल, एंड यहाँ पे आप कॉलम का नाम दे दो। सपोज कॉलम का नाम है टेस्ट आईडी इंटीजर है, इसको प्राइमरी की बना दो, इसको डबल चेक करके। ठीक है, एंड देन आपको यहाँ लिखना है टेस्ट नेम, एंड देन वेयर कैर बना दो। इवन और चीज़ें यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, डेटा टाइप्स वगैरह चूज़ कर सकते हो, प्राइमरी की, नॉट नल, ये सब चीज़ें यहाँ बना सकते हो। एंड देन फाइनली यहाँ पे नीचे अप्लाई का बटन दिखेगा, क्लिक कर दीजिएगा, अप्लाई कर दिएगा तो आपकी टेबल बन जाएगी और ये टेबल सेक्शन में आ जाएगी। इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे टेबल दिखेगी। ये लैपटॉप्स हमने वहाँ से बनाई थी, कमांड लाइन क्लाइंट से, क्वालिफिकेशन कमांड लाइन से बनाई थी, स्टूडेंट भी हमने कमांड लाइन से बनाई थी, लेकिन टेस्ट हमने यहाँ से बनाई है। ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ से इसको ड्रॉप भी कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, आप सेलेक्ट कर सकते हो, डेटा इंस्पेक्ट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, टेबल डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, सेंड टू SQL एडिटर पे ये सारे क्वेरीज को बाय डिफॉल्ट बना देगा। आपको क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट टेबल और कर सकते हो, क्रिएट टेबल लाइक, इसी तरह से एक नई टेबल क्रिएट कर सकते हो, ऑल्टर टेबल कर सकते हो, यहाँ पे टेबल मेंटेनेंस वगैरह देख सकते हो, ड्रॉप टेबल कर सकते हो। तो हम इसको ड्रॉप कर देते हैं। जब हमने ड्रॉप किया तो इसने ये वाला टेबल ड्रॉप करने का यहाँ पे इसने क्वेरी बनाया, और यही क्वेरी एक्चुअली एग्जीक्यूट करेगा सर्वर पे। तो सर्वर पे यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी क्वेरी। यहाँ पे बस अंतर ये है कि यहाँ से आप मैनुअली लिख रहे थे, यहाँ पे ही आपका वर्कबेंच लिख दे रहा है। एग्जीक्यूट करिए तो आपका टेबल ड्रॉप हो चुकी है। अब हम लोग देखते हैं हमारे जो डेटाबेसेस थे उनको। सो यहाँ पे आते हैं एंड हम लोग अपने लैपटॉप्स नहीं, पहले स्टूडेंट पे राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो आप देखोगे स्टूडेंट का सारा डेटा हमें दिख रहा है। ठीक है, साथ ही साथ में हम लैपटॉप्स को ओपन करेंगे तो लैपटॉप्स का सारा डेटा दिख जाएगा। क्वालिफिकेशंस पे क्लिक करोगे तो क्वालिफिकेशन का सारा डेटा दिख जाएगा। आप यहीं से एक एक करके भी डिलीट कर सकते हो, राइट क्लिक करके चेंज कर सकते हो, एंड नया डेटा यहीं से इंसर्ट कर सकते हो। सारी चीज़ें यहीं से की जा सकती हैं, सब चीज़। ठीक है, सब चीज़ यहीं से की जा सकती है, नई टेबल क्रिएट की जा सकती है, अपडेट डिलीट जो भी हम लोगों ने सीखा सब चीज़ हो सकता है। ओके, सो इस तरीके से हम लोग GUI यूज़ करेंगे। और अभी आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करना है। इवन आप यहाँ से क्वेरी फायर अप कर सकते हो, जो क्वेरी आपने सीखी। आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा, देखो, इसको बंद कर दो। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू SQL टैब फॉर द एग्जीक्यूटिंग क्वेरी, और यहाँ पे आपको सारी क्वेरीज लिख के आप काम कर सकते हो। जैसे आपको डेटाबेस देखना है तो सो डेटाबेसेस, और यहाँ से आप इस पर क्लिक करके क्वेरी फायर कर सकते हो, सारे डेटाबेसेस दिख जाएंगे, सब चीज़। ठीक है, आप यूज़ डेटाबेस भी कर सकते हो, यूज़ बूट कोर्स। तो जितनी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ से फायर अप की वो सब चीज़ यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो हमारा यूज़ हो गया, आप देखो इसमें ब्लैक हो गया। यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपको देखना है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट आ जाएगा। इवन हम लोगों ने यहाँ पे यार क्या किया था, हम लोगों ने VS कोड ओपन करते हैं, ज्वाइन की क्वेरी बनाई थी। वो ज्वाइन की क्वेरी हम लोग चला सकते हैं इस पर। लेट्स सी, हमारे पास सिंपल ज्वाइन की क्वेरी ये वाली कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं एंड हम लोग एक्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखोगे ज्वाइन होकर डेटा आ गया। तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप वहाँ से प्रैक्टिस करो, बट अगर आप सीख रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कमांड लाइन ही यूज़ कर सकते हो। इस तरह से हम लोग काम करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग बैकअप लेते हैं और फिर हम लोग इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको कहीं डेटा ट्रांसफर करना हो किसी और दूसरे सिस्टम में, तो हम लोग इस पूरे डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं एक SQL फाइल में, और उस फाइल को हम कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं और दूसरे सिस्टम में उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। तो गाइस, अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं, और बैकअप लेने के बाद कैसे हम लोग इसको रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग देखेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे अपने वर्कबेंच से, क्योंकि यार देखो वर्कबेंच है हमारे पास, तो ऑब्वियस बात हमें वर्कबेंच यूज़ करना चाहिए। सीखने का जितना भी था हम लोगों ने कमांड लाइन से सीख लिया, बाकी आप उसको एक्सप्लोर करते रहिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑप्शन है बैकअप का। देखिए कैसे हमारे पास, अगर यहाँ पे हम देखें, कहाँ पे देखें भाई, हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक एडमिनिस्ट्रेटर का है और एक स्कीमास का है। हम क्लिक करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन पे, एडमिनिस्ट्रेशन नॉट एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ मुझे ऑप्शन मिलेगा डेटा एक्सपोर्ट का एंड एक मिलेगा डेटा इंपोर्ट का। तो हम डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास ये कुछ चीज़ें पूछेगा, वैसा वैसा हम लोग करेंगे। ये पूछ रहा है कि आप कौन से डेटाबेस को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो हम कहेंगे यार हम अपने बूट कोर्स को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। आपको जो भी डेटाबेस एक्सपोर्ट करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, उनको भी ये पूछेगा। सो लेट्स सी कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए
हमारे पास यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट, कौन कौन से ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यार, यहाँ चेक भी कर सकते हो। हमें डंप करना है स्ट्रक्चर और डेटा, स्ट्रक्चर के साथ डेटा हमें चाहिए, या अगर आपको सिर्फ डेटा करना है तो आप सिर्फ डेटा यूज़ कर सकते हो, या अगर आपको डंप स्ट्रक्चर ओनली, सिर्फ स्ट्रक्चर ही डंप करना है तो स्ट्रक्चर रख सकते हो, बट हम स्ट्रक्चर के साथ डेटा दोनों चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। अदर ऑब्जेक्ट्स, आप डंप स्टोर प्रोसीजर फंक्शन को स्टोर करना है तो टिक कर लो, डंप इवेंट्स को करना है तो इवेंट का जो भी आपको चाहिए वो डंप कर लो, ठीक है। यहाँ ये दो ऑप्शन पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे आप एक्सपोर्ट चाहिए। एक्सपोर्ट टू डंप फोल्डर, आप पूरे फोल्डर में एक्सपोर्ट करना चाहते हो कि हम एक्सपोर्ट टू सेल्फ कंटेंट फाइल, तो आपको जैसे भी करना है आप कर लीजिए। मैं अभी फाइल में कर ले रहा हूँ, हम इसको चूज़ करेंगे और यहाँ पे हम अपनी फाइल दे देंगे। एंड लेट्स सी, हम दे देंगे यार फाइल डेस्कटॉप पे, एंड डेस्कटॉप पे फाइल का नाम दे देते हैं बूट कोर्स .sql फाइल बनेगी, या चलो हम अपने यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, अपने कोड में सेव कर देते हैं, ठीक है। करने के बाद अब यहाँ कुछ और ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट डंप इन सिंगल ट्रांजैक्शन सेल्फ कंटेंट फाइल, इसको भी टिक कर सकते हो। इंक्लूड क्रिएट स्कीमा, ये भी कर सकते हो कि स्कीमा भी क्रिएट कर दे। चलो भाई इंक्लूड कर देंगे तो क्रिएट स्कीमा वाला भी जो कमांड है वो भी आ जाएगा, तो हमें अलग से स्कीमा भी क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ये सब सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए सब और स्टार्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये क्या करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये एक्सपोर्ट कर देगा। अब यहाँ हमारे डेटाबेस में तो डेटा ही नहीं था, 2 ही 4 चीज़ें जो हम लोग ने इंसर्ट की थी वही थी, लेकिन जब आपका डेटाबेस बड़ा होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। और जब आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा सो आपके फोल्डर में जहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे लेट्स सी, अपने उस फोल्डर पे चलते हैं जहाँ हम लोग ने एक्सपोर्ट किया है। हम लोग ने एक्सपोर्ट किया था यहाँ, इसको अगर हम ओपन करें विद द हेल्प ऑफ VS कोड तो यहाँ आप देखोगे इसने पूरा एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर डेटाबेस नहीं होगा तो क्रिएट कर लेगा भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है, एंड यूज़ कर लेगा उसको। एंड देन ये सारे कमांड्स हैं, सारी क्वेरी उसने बना के एक्सपोर्ट कर दी। जैसे हम लोग क्वेरी मेंटेन कर रहे थे यहाँ, उसने सारी क्वेरी बना के यहाँ पे एक्सपोर्ट कर चुकी, ठीक है। अब इसको हमें कहीं इसको ट्रांसफ़र करना है तो हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेट सपोज हम नए मशीन पे आ गए हैं, तो हमारा वर्कबेंच कहाँ गया भाई, वर्कबेंच, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुके हैं। सपोज ये नई मशीन है और नई मशीन में हमारा ये वाला डेटाबेस तो होगा नहीं, कौन सा वाला, ओके ये वाला डेटाबेस, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। लेट्स ड्रॉप स्कीमास, ड्रॉप नाउ, हमारा डेटाबेस जा चुका है। कमांड लाइन पे भी आप चेक कर सकते हो, ये कमांड लाइन से भी जा चुका होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात डेटाबेस सर्वर से चला गया तो क्लाइंट कोई भी हो, कमांड लाइन हो चाहे कोई भी हो। अगर हम यहाँ सो डेटाबेसेस फायर अप करते हैं तो आपका यहाँ बूट कोर्स जा चुका है, देख लो, ठीक है। इसके अंदर से डेटा भी जा चुका है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। इंपोर्ट कैसे करना है भाई, एग्जैक्टली फिर से हमें एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है एंड इंपोर्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन वही पूछ रहा है कि आप फोल्डर से करना चाह रहे हो कि सेल्फ कंटेंट फाइल से, तो हम अभी सेल्फ कंटेंट फाइल से करना चाह रहे हैं और हम अपनी वही फाइल चूज़ करेंगे। कौन सी वाली, बूट कोर्स वाली फाइल ओपन कर लेंगे, कहीं भी आप वही वाली फाइल चूज़ कर लीजिए। एंड देन हम लोग, ये पूछ रहा है टारगेट स्कीमा क्या है आपका, किस स्कीमा, किस डेटाबेस के अंदर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। अभी मेरे पास डेटाबेस है, स्कीमा है नहीं। अब आप नया स्कीमा भी बना सकते हो। सपोज आप यहाँ पे नया स्कीमा पे क्लिक करो और यहाँ पे बूट अंडरस्कोर कोर्स बना। अगर नहीं बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट वो हम लोगों ने इंक्लूड किया था ना, क्रिएट स्कीमा वाले स्क्रिप्ट, तो अपने आप से क्रिएट भी कर देगा, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है। इवन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या है। अच्छा यहाँ आप चूज़ कर सकते हो कि स्कीमा और डंप स्कीमा करना है कि डंप ओनली डेटा, डंप ये करना है, ठीक है। आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। ये सब करने के बाद सिंपली हम स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे इंपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। इंपोर्ट कंप्लीट होने के बाद हम रिफ्रेश करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस तरफ, रिफ्रेश करेंगे और आपके पास है बूट स्कीमा आ जाएगा, बूट कोर्स आ जाएगा और इसके अंदर आपके पास लैपटॉप सारे आ जाएंगे, इवन डेटा भी आ जाएगा, देख लो यहाँ पे, ठीक है। एंड इवन हमारे क्वालिफिकेशंस भी आ जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से डेटा को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट करने के बाद जो SQL फाइल है उसको हम कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कहीं भी इंपोर्ट हो सकती है। इंपॉर्टेंट बात ये है यार यहाँ पे कि देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान से देखिएगा जब इंपोर्ट करिएगा तो इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़िए, जब एक्सपोर्ट करिए उस समय भी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़िए। हो सकता है कहीं कोई चीज़ आप मिस कर दो, कोई चीज़ आप छूट जाए, ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जो आपकी सेल्फ कंटेंट फाइल है, ये वाली फाइल, लेट्स ओपन इट। यहाँ पे अगर आपने एक्सपोर्ट करते समय क्रिएट स्कीमा वाला स्क्रिप्ट, ये वाली स्क्रिप्ट या ये वाला कमांड इंक्लूड किया है, तब नहीं भी बनाओगे तब भी आपका इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला कमांड नहीं है आपके स्क्रिप्ट में तो आपको मैनुअली स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा, दैट मीन्स डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। समझ गए ना मेरे बात? तो ये चीज़ आप इतना ध्यान रख लीजिएगा। बट ये सिंपल प्रोसेस है, इस तरीके से हम लोग डेटाबेस को एक जगह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से
एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब ये GUI हम लोग यूज़ कर रहे हैं वर्कबेंच, जो कि ऑफिशियल GUI है फ्रॉम द ओरेकल, जो हमें मिला है। तो मोस्ट ऑफ द लोग यही यूज़ करते हैं, बट हो सकता है अलग अलग डेटाबेस GUI क्लाइंट में अलग अलग ऑप्शंस हो, अलग अलग तरीका हो। तो अगर आप SQL योग यूज़ कर रहे हो या जो भी DB फोर्ज वगैरह यूज़ कर रहे हो, या आप PHP MyAdmin यूज़ कर रहे हो, तो ऑप्शंस यही है। डेटाबेस एक्सपोर्ट और रिपोर्ट का ऐसा ही होगा, बस थोड़ा हो सकता है बटन इधर चली गई, इधर चली गई, उसका इंटरफेस अलग हो, तो आप उतना तो कर ही लोगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे डेटा को एक्सपोर्ट करना है, देन ट्रांसफर करना है कहीं, एंड देन वहाँ पे इंपोर्ट कर लेना। अब आपको नया यूज़र बनाना है, हो सकता है किसी कोई और आपकी टीम में काम कर रहा है डेटा को मैनेज करने के लिए, तो आप यहाँ पे नया यूज़र बना सकते हो, उसको परमिशन दे सकते हो। बट कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो हमारे पास यहाँ पे ओपन है वर्कबेंच ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये ऑफिशियल वर्कबेंच है, इसी को सब लोग यूज करते हैं और आप भी इसी को यूज करिए। ओपन है, फ्री सोर्स, ओपन है मतलब किसी के लिए भी फ्री है, ठीक है। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये एग्जैक्टली आप कमांड से भी कर सकते हो, कमांड लाइन से भी कर सकते हो, वो भी हम बात कर लेंगे। तो बहुत ईजी है यार, ठीक है। हम डिप्लॉयमेंट बताएंगे, वहाँ पे बता देंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टूल का, और टूल में या फिर आपके पास ऑप्शन है एक सर्वर का। सर्वर में आप अपने सर्वर के स्टेटस को चेक कर सकते हो। DB सर्वर की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो सर्वर स्टेटस रनिंग है, एंड यहाँ पे और सर्वर की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। फिर से डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको मैनेज कनेक्शन को मैनेज कर सकते हो, रिवर्स इंजीनियरिंग है, एंड देन साथ ही साथ में हमारे पास स्कीमा ट्रांसफर विजार्ड है, स्कीमा को ट्रांसफर करने के लिए। एंड यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगा कहीं, यार यहाँ पे तो नहीं है ये सब चीज़ें। लेट्स चेक इट आउट, हम टूल्स में चेक करते हैं, टूल्स में भी नहीं है, एंड लेट्स चेक आउट सर्वर। ओके, सो डेटाबेस में तो ये सब चीज़ें, लेट्स हम सर्वर पे देखते हैं। सर्वर स्टेटस हम लोग ने देख लिया था। देन हम क्लाइंट कनेक्शन देख सकते हैं, यूजर एंड प्रिविलेजेस, ये वाला ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे। इसके अंदर हम यूजर को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, और भी ऑप्शन है, स्टेटस एंड सिस्टम वेरिएबल्स को देख सकते हो, स्टेटस डेटा एक्सपोर्ट देख सकते हो, डेटा इंपोर्ट देख सकते हो, स्टार्टअप शटडाउन, सर्वर लॉग्स देख सकते हो, ऑप्शन फाइल्स वगैरह है, डैशबोर्ड वगैरह सब चीज़ें हैं। बट हम लोग इंटरेस्टेड हैं किसमें, यूजर एंड प्रिविलेज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक यूजर है, दैट इज अ रूट यूजर। आप देख सकते हो यहाँ पे, कहाँ पे, ये रहा रूट, ठीक है। रूट लोकल होस्ट पे चल रहा है। इवन हमारे पास और भी यूजर्स मैंने क्रिएट कर रखे हैं, दुर्गेश मैंने क्रिएट कर रखा है, ये सारे यूजर्स हैं। आपके में ये सारे यूजर्स दिखेंगे बट दुर्गेश नहीं दिखेगा, रूट है, इसी से हम लॉगिन कर रहे थे। हम लोग यहाँ पे एक ऐड अकाउंट कर सकते हैं, नया यूजर ऐड करना है तो हम ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब आप देखो यहाँ न्यू यूजर सेलेक्ट हो गया अपने आप से, यहाँ पे नाम डालना है यूजर का नाम। सो लेट्स यहाँ पे हम पुट कर देते हैं बूट अंडरस्कोर यूजर, एंड देन ऑथेंटिकेशन टाइप स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड रहने देते हैं। लिमिट टू होस्ट मैचिंग, यहाँ परसेंटेज कर दीजिए। परसेंटेज का मतलब कोई अगर आपके सिस्टम अगर सेम नेटवर्क पे अगर आपका सिस्टम है और अगर कोई दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस करना चाहे तो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। परसेंटेज एंड अंडरस्कोर में बी यूज्ड, तो यहाँ पे परसेंटेज मतलब ऑल कह सकते हो, ठीक है। मल्टीपल जो हम लोगों ने पढ़ा था वही वाइल्ड कार्ड है। देन पासवर्ड इसका देते हैं हम एग्जैक्टली बूट दे देंगे पासवर्ड, एंड देन पासवर्ड फिर से कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। सो एग्जैक्टली इतना करने के बाद हम अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक यूज़र आ जाएगा। न्यू पासवर्ड डजंट मैच, ओके। सो हमारे पास यार पासवर्ड नहीं मैच कर रहा है, देखते हैं यार, नहीं मैच कर रहा है। ओके, सो यहाँ डालते फिर से बूट, कह रहा है न्यू पासवर्ड एंड इट्स कंफर्मेशन डजंट मैच, री इंटर देम। क्यों मैच नहीं कर रहा यार, लेट्स सी। पासवर्ड हम डाल देते हैं, चलो भाई, BOOT बूट, मैंने सेम तो डाला यार। ओके, हाँ ठीक है। सो अभी हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे बूट यूज़र क्रिएट हो चुका है। बूट यूज़र क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी ये बूट यूज़र लॉगिन नहीं कर सकता है या कोई परमिशंस इसको मैंने नहीं दी। तो आप यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हो। देखो लॉगिन था, लॉगिन में ये सब चीज़ें हैं। पासवर्ड को एक्सपायर भी कर सकते हो क्लिक करके। फोर्स यूज़र टू चेंज पासवर्ड आफ्टर नेक्स्ट लॉगिन, इफ़ यूज़र विल अनेबल टू इशू एनी कमांड देन सेट द पासवर्ड। ओके, सो यहाँ से हम लोग एक्सपायर कर सकते हैं पास। चलो भाई, अकाउंट लिमिट में आ जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम क्वेरी कितना फायर कर सकता है, वो सब चीज़ आप यहाँ बता सकते हो। आई थिंक नंबर ऑफ क्वेरीज दैट अकाउंट कैन बी एक्सिक्यूट विद एन आवर, कितने घंटे में फायर अप कर सकता है, तो ये सब चीज़ यहाँ बता सकते हो आप। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी देख सकते हो यहाँ, इसको कौन कौन सा रोल हमें देना है। स्कीमा प्रिविलेजेस, कौन कौन से स्कीमा की प्रिविलेजेस देनी है, सब चीज़ यहाँ से मैनेज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमें देना है यार, अगर हमें इसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बना देंगे तो इसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये ऑल्टर भी कर पाएगा, क्रिएट भी कर पाएगा, ड्रॉप ग्रांट सब कुछ चीज़ कर पाएगा। DBA का मतलब है सारी चीज़ें। DBA है तो मेंटेनेंस एडमिन है, प्रोसेस एडमिन है, यूज़र एडमिन है, सब चीज़। DBA मतलब सब कुछ। अगर सिर्फ बैकअप एडमिन बनाएंगे तो ये सिर्फ क्या कर पाएगा, इवेंट सेलेक्ट एंड शो कर पाएगा बस। तो इसको क्या बनाना है आपके ऊपर है, जो बूट यूज़र को क्या बनाना है आपके ऊपर है। रेप्लिकेशन एडमिन बना देंगे तो इतनी परमिशन उसको मिल जाएंगी।
और अगर DB डिज़ाइनर बनाएंगे तो सिर्फ क्या कर पाएगा, ट्रिगर बना पाएगा, सो व्यूज़ कर पाएगा, सो डेटाबेसेस कर पाएगा, इंडेक्स देख पाएगा, ग्रांट व्यू कर पाएगा एंड ऑल्टर कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि डिज़ाइनर है तो क्रिएट कर सकता है। DB मैनेजर में ऑलमोस्ट सब चीज़ कर पाएगा, बस एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, फाइल नहीं कर पाएगा, प्रोसेस रीलोड ये सब चीज़ नहीं कर पाएगा, मोस्टली चीज़ें हैं। मॉनिटर एडमिन में आप देख लो अलग अलग परमिशन, जो भी आपको परमिशन दे रहा है, जैसे इसे हमें बनाना है DBA बनाना है तो हम इस पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये DBA बन जाएगा। चलो भाई ओके, सो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। स्कीमा प्रिविलेज पे आप कौन कौन से स्कीमा पे प्रिविलेज देना चाहते हो, तो हम कहेंगे ऐड एंट्री एंड यहाँ पे हम ऑल नहीं करेंगे, सिर्फ हम जो स्कीमा देंगे वो हम देंगे इसको सिर्फ बूट कोर्स, जिससे इसे बूट कोर्स एक्सेस कर पाए, बाकी कुछ ना एक्सेस कर पाए, तो हम ओके कर देंगे। एंड बूट कोर्स में जो स्कीमा है हमारा, मतलब जो डेटाबेस है बूट कोर्स, उसमें क्या क्या कर पाएगा, हम कहेंगे चलो भैया ये सेलेक्ट भी कर सकता है, इंसर्ट भी कर सकता है, इवन सब चीज़ कर सकता है यार, मैं कहता हूँ यार सेलेक्ट ऑल, सब चीज़ कर सकता है। इवन आप एक एक चीज़ बता सकते हो कि इस स्कीमा में वो क्या क्या कर सकता है, यहाँ पे चेक करके एंड देन अप्लाई कर देंगे, ठीक है, अप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। अब हम लोग लॉगिन कर दें इस वाले यूज़र से, तो हम टर्मिनल यूज़ करेंगे, लेट्स फायर अप द टर्मिनल, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। चलो भाई कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। लेट्स कनेक्ट MySQL यूज़र, इस बार हम लोग जो यूज़ करेंगे वो हम लोग बूट कोर्स यूज़ करेंगे, बूट अंडरस्कोर कोर्स, एंड देन हम लोग यूज़ करेंगे पोर्ट नंबर, हमारा ऑब्वियसली बात पोर्ट नंबर अलग है, 3307 है, एंड देन हम लोग पासवर्ड के लिए, अभी पासवर्ड मांग रहा है तो हमें नया वाला पासवर्ड डालना है बूट कोर्स वाले यूज़र का, ठीक है। सो ओके, सो बूट कोर्स देखते हैं भाई, बूट यूज़र एक्चुअली नॉट कोर्स, ठीक है, तो हमारा जो यूज़र का नाम है बूट यूज़र है, एंड देन हम लोग अपना पासवर्ड देंगे, आप देखोगे यहाँ पे लॉगिन हो चुका। अब हम क्या करते हैं, अब हम अगर 100 डेटाबेसेस टाइप करते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे हमें सिर्फ एक ही डेटाबेस दिख रहा है, बूट कोर्स, समझ गए। इसके अंदर अगर हम देखें यूज़ बूट अंडरस्कोर कोर्स, तो हमारे पास टेबल सारे दिखेंगे, एंड हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल ये यूज़र क्या कर सकता है, टेबल में ये ऑल्टर सब कर सकता है, क्रिएट रेट सब कर सकता है। अगर आप चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, जो परमिशन ग्रांट भी कर सकते हो, मतलब हटा सकते हो, ग्रांट तो कर ही सकते हो, बट परमिशन रिवोक भी कर सकते हो, रिवोक ऑल प्रिविलेज और सेव कर दोगे तो वो चीज़ें नहीं कर पाएगा। इवन एडमिनिस्ट्रेटर भी आप यहाँ से बना सकते हो, एंड अकाउंट लिमिट वगैरह कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो यहाँ से इसको उड़ा भी सकते हो, ठीक है, इसको सेलेक्ट करो और इसको डिलीट कर दो, डिलीट कर दिया मैंने। अब ये लॉगिन भी नहीं कर पाएगा, लेट्स सी अब ये कर पाता है क्या, तो अभी तो ये कर ले रहा है, बट हम लोग जब ये एग्जिट कर जाएगा, एग्जिट कर गया, अब ये लॉगिन नहीं कर पाएगा। लेट्स सी हम पासवर्ड डालते हैं बूट, ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे बूट यूज़र पे लॉगिन नहीं हुआ है। आप फिर से देखो यार, बूट यूज़र पे यही चीज़ आप लॉगिन कर सकते थे, अब नहीं लॉगिन कर पा रहे हो, ठीक है। सो ये लॉगिन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हमारा काम खेल खत्म। तो आप यहाँ से बहुत आसानी से यूज़र को मैनेज कर सकते हो इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के द्वारा। ये सारा काम आप मैनुअली कमांड लाइन को यूज़ करके भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ यार कि कमांड लाइन को यूज़ करके करो, बट फिर भी आना चाहिए। मैं क्या करूँगा, आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें सारे कमांड्स लिखे होंगे, वो कमांड चला के आप ये काम कर सकते हो। बट द बेस्ट वे इज़ टू डू विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कि हम यूज़र को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं अगर काम कर रहे हो तो। ओके, सो इस वीडियो में आई थिंक हम लोग ने सीख लिया कैसे हम यूज़र को मैनेज करेंगे अपने यहाँ से, अपने वर्कबेंच से, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से। हो सकता है अलग अलग GUI में अलग अलग ऑप्शन हो, बट मैं रिकमेंड करता हूँ आप वर्कबेंच करो, क्योंकि ये जनरल है, ऑफिशियल है, तो इसीलिए हम लोग ये कवर करते हैं। ओके, सो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। It's not a game, it's a rich thing.